अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबके लिए दीदा और दिल फरशेरा, एक खूबसूरत सा मुकम्मल नावल जिसका नाम है बहुत सी अनकही बातें। राइटर राहत जबीं। तो फिर सुन लीजिए। ट्रैक्टर की चाबी उसने अकरम को थमाकर बाकी मांदा काम समझाया और दूसरे खेतों की तरफ निकल गया, जहाँ गंदम की कटाई पूरे ज़ोरों शोर से जारी थी। जहाँ सूरज की तपिश में कमी आ गई थी, वहीं गरीब मेहनत कश के हाथों में थकन पसीने की तरह उतर आई थी। मगर फिर भी दरांती की ज़ोरदार जुम्बिश से गंदम की सुनहरी बालियां कट कट कर गिरने लगीं। अरसलान ने गिरेबान के ऊपरी दो बटन खोलकर गिरेबान को झटकते हुए पसीना खुश्क करने की कोशिश की। कई किसान कमीज़ें उतारे हर किस्म की गर्मी से बेनियाज काम में मसरूफ़ थे। अरसलान जावेद ने रुक कर काम की रफ्तार का अंदाज़ा लगाया। मज़ीद हदायत देता बाग की तरफ निकल आया। यहाँ एकदम से ठंडक का एहसास हुआ। बाग के ऐन दरमियान से छोटी सी नदी बहती आ रही थी, जिसने बाग को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वो नदी के किनारे बैठकर कमीज़ के बाजू चढ़ाने लगा और अरसलान पुत्र बाग का रखवाला इसे देखकर इसके पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम नूरे चाचा, क्या हाल है? अरसलान ने एक लम्हे को रुककर उसे देखा। बस पुत्र, बड़ा करम है सोहने रब का। और इस बार बाग का क्या हाल है? अरसलान ने नदी के ठंडे पानी से दोनों हाथों में पानी लेकर मुंह पर छपाके मारे और गीले हाथों से बालों में उंगलियां फेरता खड़ा हो गया। नूरे चाचा ने कंधे से साफा उतार कर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर उसने मना कर दिया। बड़ा करम है, दशहरी अनवर अटौल और देसी सब लदे हुए हैं, बस लंगड़ा मार खा गया। नूरे चाचा ने अपने मखसूस अंदाज में आमों की मुख्तलिफ किस्मों का नाम लेकर बताया तो अरसलान उसके साथ चलता हुआ दरख्तों का जायज़ा लेने लगा। अरसलान बाऊ, और अरसलान बाऊ, बरकत बड़ी दूर से भागता चला आया। और सुनाओ चाचा, उमर हयात का क्या हाल है? अरसलान ने बरकत को देखकर उसके बेटे का पूछा। रब के फजल से वो भी ठीक ठाक है, तुझे बहुत याद करता है। सुबह आया था तेरी तरफ तो मिला नहीं। नूरे के बेटे उमर हयात और अरसलान का बचपन एक साथ ही गुजरा था। बस एक ही फ़र्क था कि अरसलान मालिक और उमर मुलाजिम का बेटा था। मगर चौधरी जावेद और अरसलान ने अपनी इंसान दोस्ती की बिना पर कभी भी फ़र्क महसूस नहीं किया था। नूरा इनका बहुत पुराना और वफादार मुलाजिम था, और फिर दोस्ती का रिश्ता तो इन तमाम ऊंच नीच से बालातर ही होता है। बस चाचा, मैं तो सुबह से इधर हूँ। ज़मीनों पर शहर से आता हूँ तो बहुत से काम मुंतज़िर होते हैं। अरसलान बहु, शहरों में रहने वाले आपके मेहमान आए हैं, उसने करीब आकर हाँफती हुई आवाज़ में कहा। अच्छा चाचा, फिर मैं चलता हूँ। अरसलान ने नूरे की तरफ देखते हुए कहा, माशाल्लाह, बड़ा ही बीबा पुत्र है चौधरी जावेद का। शहरी बहू वाली तो कोई बात ही नहीं, पिंड आता है तो सारे काम अपने ज़िम्मे ही ले लेता है। अभी कल आया था, आज सारा दिन ज़मीनों पर गुजरा है। नूरा इसकी तारीफ़ में रत्बुल लसान था कि अरसलान इसकी गोदों में खेला था। नदी यहाँ से घूमकर हवेली के सामने से गुजरती चली जा रही थी। हवेली के बाहर दो गाड़ियाँ खड़ी थीं और नदी के किनारे शहतूत के दरख्तों के नीचे देसी मुर्ग ज़िबा किए जा रहे थे। वो नदी क्रॉस करके अंदर आ गया। हवेली के खुले सहन में झाड़ू लगाकर पानी का छिड़काव कर दिया गया था। दो बड़े बड़े एयर कूलर फ़ज़ा में गर्मी के असरात दूर कर रहे थे। आंगन में चारपाइयाँ और कुर्सियाँ बिछी थीं, जिन पर बैठे मेहमानों की शरबत से तवाज़ो की जा रही थी। उसने सलाम किया। खुशदिली से किए गए सलाम के जवाब में खुशगप्पियों में मसरूफ़ सब लोग चौंक से गए। भाई, आप कहाँ गुम थे? लड़कियों की चहकती हुई आवाज़ें। वो खुशदिली से सलाम का जवाब देकर बड़े और छोटे ताया से मिलने लगा। तकरीबन सभी लोग थे। अली, एहसन और ज़ेबा उसके बड़े ताया की औलाद थे, और असद, शैला और फ़िज़ा छोटे हारिस ताया की। अली से मिलते हुए वो बेख्तियार चौंक गया। जीन्स पर सफ़ेद कढ़ाई वाले कुर्ते, बड़े से दुपट्टे के साथ अपने घुंघरियाले बालों को बैंड में जकड़े एयर कूलर के सामने बैठी थी। हवा के ज़ोर से घुंघरियाले बालों की लटें इसके चेहरे पर बिखरने लगती। वो बिखरते बालों, उड़ते दुपट्टे में उलझी हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उसी की तरह मुतवज्जा थी। गुजरे माह साल भी इसकी शबीह को अरसलान के जहनों दिल में धुंधला ना सके थे। वो अब भी इतनी ही प्यारी थी। माजी का एक लम्हा अरसलान की आंखों में मुस्कुराने लगा, जब 6 साल अरसलान ने इस नन्हे से वजूद को झूले में सोते देखकर इसके रुई जैसे गालों को छुआ था। अम्मी, ये इतनी सफ़ेद क्यों है? उसके मासूम सवाल पर अम्मी और सिदरा चची हंस दी। अम्मी से हम ले लें? सुर्ख और सफ़ेद सी स्याह बालों वाली गुड़िया उसे इतनी प्यारी लगी थी कि वो किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार ना था। लो भाई सिदरा, तुम तो बेफिक्र हो जाओ, अब तो ये गुड़िया हमारी है। आखिर मेरे अरसलान ने खुद मांगा है इसे। अम्मी ने हंस कर कहा। अरसलान को इसके नन्हे मुन्ने हाथ छूकर देखने से बहुत मज़ा आने लगा। तुम्हारी है आपा।
सिदरा चची ने खुश दिली से कहा तो वो जैसे दीवाना सा हो गया। अली या एहसन में से कोई से उठाता तो वो लड़ पड़ता, ये सिर्फ मेरी गुड़िया है। और जब सिदरा चची की वफ़ात के बाद शुजात चचा ने अपने एक जापानी दोस्त के ताउन से जापान में कंस्ट्रक्शन कंपनी कायम कर ली और हमेशा के लिए वहाँ से लौट गए, तो वो सिसक सिसक कर रोता रहा। जाते वक्त सब इसे बुलाते रहे कि वो एक बार आकर मिल तो ले, मगर वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रोता रहा। सबसे खफा हो गया कि इन सब ने इसे जाने क्यों दिया। अरसलान भाई कहाँ खो गए? फ़िज़ा की आवाज़ पर वो चौंक गया। वो पहचाना आपने? शैला ने इश्तियाक से पूछा। हाँ पहचान लिया। अरसलान ने मुस्कुराते भरपूर नज़र उस पर डाली, जिसकी सफ़ेद रंगत में गुलाबियाँ सी घुली थी। उसकी आंखें इतनी रोशन थी जैसे बहुत सी बिजलियाँ एक साथ कौनती हों। मखरूती उंगलियों वाले हाथ अब भी इतने खूबसूरत और नरम नाजुक थे कि छूने से मैले हो जाने का डर हो। नाखनों पर लगी गुलाबी क्यूटिक्स और नाजुक सी गोल्डन रिंग उन हाथों का हुस्न कुछ और बढ़ा रही थी। और माहम, आपने पहचाना? शैला ने मुस्कुराकर उससे पूछा। अरसलान, इसने निचला होठ दांतों तले दबाकर बहुत मासूमियत से झिझकते हुए कहा, जैसे अपनी पहचान पर शुबा हो। न जाने क्यों अरसलान बुझ सा गया। बिल्कुल ठीक, ये हमारे चौधरी अरसलान, मास्टर्स के बाद खेतों में हल चलाते हैं। एहसन का लहजा चुपता हुआ था। वो चौंक गया। गो के एहसन अक्सर उसे चौधरी अरसलान कहकर मजाक किया करता था, मगर यूं तंज कभी नहीं किया था। ये हल्का नहीं, जदीद मशीनरी का ज़माना है। अरसलान ने हंसते उसका जुमला उड़ाया। आपको हैरत नहीं हुई माहम? एहसन ने माहम से पूछा। हैरत किस बात की? उसने बालों को पीछे करते हुए बहुत हैरत मासूमियत से पूछा। सब हंस दिए। यार एहसन, ये जिस मुल्क से आई हैं वहाँ बड़े बड़े PhD भी ऐसे कामों में कोई यार महसूस नहीं करते। हारिस ने हंसते हुए कहा। तो वो खिसियाना सा हो गया। अच्छा छोड़ो, तुम लोग बताओ, मैं अभी कल ही तो आया हूँ। तुम लोगों ने कल तो कोई जिक्र नहीं किया था आने का। अरसलान ने बात पलटी। कल? शहला ने नाराज़गी से उसकी तरफ देखा। घर से होकर आए थे। वो शर्मिंदा सा हो गया। वाकई वो कल सीधा अपने फ्लैट से गांव आ गया था। एक ही शहर में होते कई दिन नहीं मिलते। होते कहाँ हैं आप आजकल? बस गुड़िया, कुछ मसरूफियत ऐसी रही, मगर आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने प्यार से उसके बाल बखेरे। ओके माहम, आप लोग इंजॉय करें, मैं ज़रा बात ले लूँ। उसने खड़े होते हुए कहा। तभी बीबी जान आ गई। आ गए तुम? याद आ गया कि घर भी आते हैं। ओ बीबी जान, काम भी तो करने होते हैं। उसने अपना मजबूत बाजू उनके कंधे की गिर्द फैलाया। हाँ, सारे काम तो जैसे तुम्हारे लिए ही रुके हैं। वो बदस्तूर खफा थी। न खाने का होश न पीने का। देखो तो इतना सा मुँह निकल आया। माहम हैरत से उस लंबे चौड़े भरपूर नौजवान का बीबी जान से लाड देख रही थी। ये बाकी सबसे कितना मुख्तलिफ सा है। खिलती हुई गंदमी रंगत, घनी मूँछों तले मुस्कुराते लब, फोल्ड की हुई आस्तीनों से झांकते मजबूत बाजू, फराक पेशानी पर चमकता पसीना। वाकई इस धरती का बेटा नजर आ रहा था। क्यों भाई बरखुरदार, मैंने सुना है तुम कोई फैक्ट्री लगा रहे हो शहर में। बड़े ताया उससे फैक्ट्री की तफसीलात पूछने लगे तो वो नहाने का इरादा फ़िलहाल मुलतवी करके इन्हें फैक्ट्री की तफसीलात बताने लगा। रात के खाने पर अरसलान की अम्मी ने खासा एहतमाम किया। बहुत से देहाती और शहरी लवाजमात से दस्तरखान सजा था। देसी घी में भुना मुर्ग पुलाव, जर्दा, कीमा भरे करेले, साग और खीर। पहले मर्दाने में खाना भिजवाया गया, फिर बड़े से हाल कमरे में दस्तरखान बिछा। ताई जान, इतना कुछ? माहम ने हैरत से आंखें फैलाई। अरे अपनी बेटी के लिए तो ये कुछ भी नहीं। इतने सालों के बाद तो आई हो। उन्होंने इसकी पेशानी पर प्यार करते हुए कहा। सारा दिन हमारे पास बैठी भी नहीं, माहम ने शिकवा किया। अब तो मेरी बेटी आ गई है ना यहाँ, बस बातें ही बातें होंगी। उन्होंने प्यार भरे लहजे में कहा तो सर हिलाकर मुस्कुरा दी। ताई जान, ये मुलाजमाएँ हैं। माहम ने 2 लड़कियों की तरफ इशारा किया जो सुबह से इनके साथ काम में लगी थी। सारा दिन चुपके चुपके से देखकर मुस्कुराती और सरगोशियाँ करती रही थी, और जब वो इन्हें पास बुलाती तो दुपट्टों में मुंह देकर हंसती हुई दूर भाग जाती। अरे नहीं, अपनी बच्चियाँ हैं, काम ज़्यादा हो तो मैं इन्हें बुला लेती हूँ, आ जाओ। रज़िया को असल ताई जान ने बुलाया तो दोबारा दुपट्टों में मुंह छुपाती किचन में जा छुपी। ताई जान इन्हें वहीं खाना दे आई। खाने के बाद जब सब लोग जाने को तैयार हुए तो बीबी जान, अरसलान, उसकी अम्मी और बाबा हैरान हो गए। टिक कर बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं इस वक्त जाने की। गज़ब खुदा का, ऐसे कौन से काम पड़े हैं तुम लोगों के? बीबी जान सख्त गुस्से में थी, मगर सबके पास अपने अपने जवाब थे। ऑफिस का मसला, स्कूल, कॉलेज वगैरह वगैरह। ठीक है, माहम को यहीं छोड़ जाओ, बीबी जान ने फैसला सुनाया। कमाल करती हैं बीबी जान, भला माहम यहाँ कैसे रह सकेगी? इतनी गर्मी, मच्छर। एहसन ने मुंह बनाकर कहा। मेहमान खाने में AC लगाए माहम बेटा, वहाँ ठहर जाना। अरसलान के अब्बू ने कहा तो वो तजब्जब का शिकार हो गई। यहाँ आने से पहले जो कुछ एहसन वगैरह ने गांव के बारे में बताया था
اس کی بنا پر یہاں ٹھہرنا واقعی مشکل لگ رہا تھا، مگر یہاں کی مہکتی فضائیں اور سب لوگوں کا پرخلوص اصرار روک بھی رہا تھا۔ ہم پھر آ جائیں گے بی بی جان، اس نے پیار سے بی بی جان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ٹھیک ہے نا بی بی جان، بھلا شہروں کے لوگ یہاں گاؤں میں کہاں ٹھہر سکیں گے؟ ارسلان کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ شاید ناراض ہو گئے ارسلان بھائی، اس کے چہرے پر ملکوتی سے مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ ارے نہیں، میرا مطلب ہے بی بی جان، ماہم پھر آ جائیں گی، 3 منٹ کی تو ڈرائیو ہے، جب دل چاہا آپ مل آئیے گا۔ ارسلان نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ ماہم بیٹے، یہ تمہارے لیے ہے۔ ارسلان کی امی نے 2 خوبصورت سے سوٹ پیسی سے تھمائے۔ یہ کس لیے تائی جان؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ پہلی بار آئی ہو اپنے ددیال میں؟ ذرا سی دیر میں سب مل ملا کر رخصت ہوئے تو ایک بے نام سی اداسی در و دیوار پر چھا گئی۔ بی بی جان اور عذرا بیگم کتنی دیر ان کی باتیں کرتی رہیں، تو یہ لوٹ ہی آئی۔ ارسلان دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر بستر پر دراز ہوا، مگر یوں کہ ماضی کی کوئی شبیہ اس کے ذہن میں بھی نہیں، اور میں نے ہمیشہ صرف اسی کا انتظار کیا، شاید اس لیے کہ بی بی جان اور امی نے ہمیشہ اسے اپنی باتوں میں یاد رکھا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ عذرا بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر پیار سے پوچھا تو وہ چونک گیا اور ان کے ہاتھ سے دودھ پتی کا پیالہ لے لیا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی تو نہیں، یوں ہی بس فیکٹری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جھوٹ، انہوں نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ یہاں آ کر وہ بہت خوش تھی، سب لوگ اسے بھرپور کمپنی دیتے، جو کبھی اداس ہونے بھی لگتی تو وہ لوگ اپنی پرلطف باتوں سے اسے ہنسا دیتے۔ ہنستی رہا کریں نا آپی، آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، زیبا اس کا ہاتھ تھام کر کہتی۔ علی بھائی ہر وقت آفس میں مصروف رہتے، احسن اپنی جاب کے باوجود اس کے لیے وقت نکال ہی لیتا۔ شہلا کے ساتھ تو اس کی دوستی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ وہ پاکستانی کھانے بنانا سیکھ رہی تھی۔ اسد اسلام آباد میں جاب کرتا تھا، کہیں مہینوں بعد شکل دکھاتا۔ فضا اپی انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، ان کی بات اس کے ماموزات سے طے تھی، جو امریکہ میں MS کر رہے تھے۔ حارث BA فائنل ایئر اور زیبا 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بڑی سی کوٹھی کے اوپر والے پورشن میں بڑے تایا اور نیچے چھوٹے تایا مقیم تھے۔ بڑی تائی کے پاس بس ایک ہی موضوع تھا، شہلا کا رشتہ۔ شہلا چڑ جاتی، بس امی کا بس نہیں چلتا، کسی بھی راہ چلتے کا ہاتھ پکڑیں، مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیں۔ وہ دھڑ دھڑاتی نیچے آ جاتی، جہاں چھوٹی تائی کو فضا آپی کے جہیز کی فکر سوار رہتی۔ لاؤنج میں ہنگامہ سا برپا رہتا۔ حارث خاصے والیوم کے ساتھ کوئی انگلش میوزک سن رہا تھا، ساتھ ہی وہ اور زیبا سر جوڑے نہ جانے کون سے سنگرز پر تبصرے کر رہے تھے۔ فضا آپی وہیں صوفے پر کتابیں پھیلائے نوٹس بنانے میں مصروف تھیں۔ شہلا فیشن میگزین سے سارے نئے فیشن سلیکٹ کر رہی تھی، اور ماہم سوچ رہی تھی میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کی، یہاں سب لوگ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، مگر پاپا نے ایک بار بھی فون کر کے نہیں پوچھا کہ ماہم تم کیسی ہو، تم اداس تو نہیں رہتی، مجھے یاد کرتی ہو کہ نہیں؟ سلام کی پرجوش آواز پر وہ چونک گئی۔ ارسلان بھائی، شہلا اور زیبا سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف بھاگی تھیں۔ کتنے برے ہیں آپ، پتہ ہے پورے 2 ہفتے بعد شکل دکھائی ہے، زیبا کی تو جان اٹکی رہتی تھی اس میں۔ ارسلان بھائی کا نام ہر دم ولدے زبان رہتا۔ جی میں تو جیسے سمندر پار رہتا ہوں، خود نہیں آ سکتی تھی یا فون کرتے ہاتھ گھستے تھے۔ ارسلان نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ چیخ پڑی۔ آپ ملتے ہیں فون پر روز، بی بی جان اور آنٹی بات کرتی ہیں، آپ کا پوچھو فوراً جواب ملتا ہے، زمینوں پر گیا ہے۔ شہلا نے بھی منہ بنا کر کہا تو ہنس دیا۔ آپ سنائیں ماہم، کیسی ہیں آپ؟ ارسلان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ بی بی جان اور تائی اماں کیسی ہیں؟ ماہم نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، بہت یاد کرتی ہیں آپ کو۔ ارسلان نے کہا تو شرمندہ ہو گئی، ہر روز بی بی فون کر کے اسے گاؤں آنے کا کہتی، مگر ہر بار احسن اور حارث مل کر کچھ ایسا پروگرام بناتے کہ گاؤں جانے کا پروگرام اگلے دن پر ڈال دیا جاتا۔ یوں پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے، ہم آئیں گے کسی روز، او بس یہ لوگ روز کوئی نہ کوئی پروگرام سیٹ کر لیتے تھے۔ وہ ہم کا صیغہ استعمال کر کے اتنی معصومیت سے بات کرتی کہ سامنے والا بے اختیار مسکرا اٹھتا۔ بی بی جان کا تو اصرار تھا کہ آپ کو آج ہی گاؤں آنا ہے، ارسلان نے بی بی جان کا پیغام دیا۔ ارے بھائی آج کیسے جا سکتی ہے؟ احسن نے اندر آتے ہوئے کہا، وہ آخری جملہ سن چکا تھا۔ آج تو ہمارا پروگرام ماہم کو شاہی قلعہ دکھانے کا ہے، شام کو الحمرا میں میوزیکل شو اور اس کے بعد چائنیز۔ احسن نے پورے دن کا پروگرام ایک پل میں سیٹ کر لیا۔ بلکہ تم بھی ساتھ چلو، ذرا مزہ رہے گا۔ نہیں مجھے تو کچھ کام ہے، فیکٹری کے معاملات دیکھنے ہیں، پھر فصل کی کٹائی کا کام شروع ہو چکا ہے تو کم آن یار، احسن نے منہ بناتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔
کتنے بور ہو گئے ہو تم؟ کبھی ان زمینوں فصلوں سے باہر نکل کر بھی دیکھو، زندگی اس سے بھی خوبصورت چیز کا نام ہے۔ وہ تمہاری طرح فارغ نہیں ہے، نہ ہی کام کو بوجھ سمجھتا ہے، اسے اپنے کام سے محبت ہے۔ فضا آپی نے پہلی بار کتاب سے نظریں اٹھا کر کہا، محبت کرنے کے لیے انسان کیا کم ہے؟ احسن نے ایک نظر ماہم کے چہرے پر ڈال کر کہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ارسلان کو اس بحث میں لپیٹ رہا تھا۔ ارسلان انسانوں سے بھی محبت کرنے میں تم سے زیادہ سچا اور کھرا انسان ہے، اس کی محبت میں کبھی کوئی کھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ فضا آپی نے کتابیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی جملے میں بحث کو بھی لپیٹ دیا۔ اور ارسلان تمہیں کھانا نکال دوں؟ فضا آپی نے کہا وہ جانتی تھی اس وقت وہ کھانا کھا کر نہیں آیا ہوگا۔ وہ آپی کے ساتھ کچن میں آ گیا، جبکہ احسن بدمزہ سا ہو کر ان لوگوں کے ساتھ آج کا پروگرام سیٹ کرنے لگا۔ تم نے نوٹ کیا ارسلان؟ فضا آپی نے ٹیبل پر برتن لگاتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ ارسلان نے چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا، مجھے ماہم کچھ پریشان سی لگتی ہے۔ فضا نے جگ میز پر رکھ کر پرسوچ انداز میں کہا، تو اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رک سا گیا۔ پریشان کیوں ہونے لگی؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں محسوس کیا۔ تم اس سے ملے ہی کہاں ہو؟ تم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جب وہ پریشان ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنیاں یکدم سے بجھ جاتی ہیں۔ فضا نے اسے چھیڑا تو وہ ہنس دیا، مگر میں نے ان روشنیوں کو کئی بار بجھتے دیکھا ہے۔ تم نے تو شاعری شروع کر دی۔ فضا اس سے 1 سال چھوٹی تھی، اس نے ہمیشہ ارسلان کو بڑی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ ارسلان بھی اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتی ہے، اور شجاعت چچا نے اس کے آنے کے بعد صرف ایک بار فون کیا، صرف ابو سے بات کر کے یہی پوچھا کہ ماہم خیریت سے پہنچ گئی، اور ماہم سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ یہ بات حیران کن نہیں؟ فضا کی بات پر وہ بھی کچھ پریشان سا ہو گیا۔ تم نے ماہم سے پوچھا؟ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا، نہ جانے کیا بات ہے۔ پھر میرا خیال ہے وہ خود ہی کسی نہ کسی پر اعتبار کر کے اپنی پرابلم شیئر کرے گی۔ آخر ہم غیر نہیں، اس کے اپنے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے۔ اب کیا ہے؟ ارسلان نے چمچ رکھ کر بے چارگی سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اب دیکھو، یہاں تو ہر طرف اس بات کا چرچا ہے، تمہاری اور ماہم کی نسبت بچپن سے طے ہے، اور ماہم کے آنے پر یہ بات سارے خاندان میں دہرائی جا رہی ہے، جبکہ ماہم اس بات سے یکسر لا علم ہے۔ پہلے امی ابو کا خیال تھا کہ شجاعت چچا نے ماہم کو اس لیے پاکستان بھیجا ہے کہ اس کی اور تمہاری شادی طے کر دی جائے، مگر انہوں نے فون پر اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے وہ خود ایسی بات نہ کرنا چاہتے ہوں، پھر کوئی واضح نسبت بھی تو طے نہیں ہوئی۔ بس امی اور سدرا چچی کے درمیان ایک بات ہوئی تھی اور بس۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، امی بتاتی ہیں بعد میں باقاعدہ تمہارے امی ابو نے شجاعت چچا اور سدرا چچی سے بات کی تھی، دادا جی اور بی بی جان کے سامنے، اور کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں تھا۔ اگر شجاعت چچا بھائیوں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تو بی بی جان کے ذریعے تو کہلوا سکتے تھے، وہ تو ان کی ماں ہے۔ فضا نے کہا تو کندھے اچکا کر کھڑا ہو گیا۔ بہرحال آپی، بہتر تو یہی ہے کہ ماہم پر زبردستی یہ فیصلہ مسلط نہ کیا جائے، اس کی پرورش کسی اور ماحول میں ہوئی ہے، وہ اچھا برا زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ اس بات کا اس کے سامنے ذکر ہی نہ کیا جائے، اور اگر وہ کوئی اور فیصلہ کرے تو میرا مطلب ہے آج کل احسن خاصا وقت گھر پر گزارنے لگا ہے۔ فضا نے شوخی سے کہا تو چپ سا ہو گیا۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو بھی کوئی حرج تو نہیں؟ بڑے آرام سے بولا۔ دل سے کہہ رہے ہو؟ فضا نے مسکراتے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ کہہ کر فوراً باہر نکل گیا۔ ارسلان بھائی رک جائیں نا، بس ہم 1 گھنٹے میں نکل رہے ہیں پکنک کے لیے۔ حارث نے اسے دیکھتے کہا تو نہ جانے کیوں رک کر ماہم کو دیکھنے لگا، جو دونوں پاؤں سمیٹ کر صوفے پر رکھے بڑے ریلیکس موڈ میں شہلا سے باتیں کر رہی تھی۔ ماہم؟ ارسلان کے پکارنے پر اس نے چونک کر دیکھا۔ شجاعت چچا کا فون نہیں آیا؟ اس نے اچانک پوچھا تھا، اور اس لمحے ماہم کی اٹھتی گرتی پلکوں کے نیچے بجلیاں گھنے بادلوں میں جا چھپی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ رکا نہیں، فوراً باہر نکل گیا تھا۔ وہ شہر سے سیدھا زمینوں کی طرف آ گیا تھا۔ باغ میں آ کر اس نے اسپرے کے ڈبے چاچا نورے کی طرف بڑھائے، ساتھ ہی باقی ہدایات بھی دیں، پھر کھیتوں کی طرف نکل گیا جہاں گندم کی کٹائی زوروں پر تھی۔ عمر حیات نگرانی کر رہا تھا۔ کیا حال ہے عمر؟ کتنا کام رہ گیا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس چند کھیت رہ گئے، عمر حیات نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بلکہ میرا خیال ہے خالی کھیتوں میں ٹریکٹر چلا دیا جائے، کپاس کی بجائی کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ عمر حیات نے کہا تو بس سر ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں بابا چلے آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عمر حیات نے اس کی بے توجہی محسوس کر کے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ارسلان نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ عمر تمہاری ملازمت کا کیا ہوا؟ ارسلان نے پوچھا تو اس کے چہرے پر ملال سا چھا گیا۔ ملازمتیں ہم جیسوں کو کہاں ملتی ہیں ارسلان صاحب، بس یہی کام ٹھیک ہے۔
अच्छा ऐसा करो, परसों मैं शहर जाऊंगा तो मेरे साथ चलना। क्यों? उमर ने हैरत से पूछा। कोई काम है? हाँ, फैक्ट्री में काम शुरू हो गया, मिलें तो आजकल बहुत मसरूफ़ चल रही हैं, तुम वहीं देख लेना। यूँ तुम्हारी मुलाजमत का मसला भी हल हो जाएगा। मगर मुझे फैक्ट्री के मामलात का क्या पता। मामलात का क्या है, सीख जाओगे रफ्ता रफ्ता। मेरा मैनेजर बड़ा भला आदमी है, तुम्हें सब सिखा देगा। शुक्रिया यार, मैं किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। उमर हयात ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। अरसलान ने मुस्कुरा कर इसका कंधा थपथपाया। तो वो मैं बाबा को बताता हूँ कहकर बाग की तरफ भाग गया। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चौधरी जावेद ने हैरत से धूप की तमाज़त से उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। बस बाबा, वो ऐसे ही इधर आ निकला था, उससे कोई बात ही ना बन पाई। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? चौधरी जावेद ने उसके माथे पर चमकता पसीना अपने हाथ से साफ किया। तुम्हारा बाप अब इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ अरसलान बेटे, जाओ शाबाश घर जाओ। उन्होंने प्यार से इसका कंधा थपथपाया तो सर हिलाकर घर की तरफ चल दिया। थका थका सा कमरे में दाखिल हुआ था। बीबी जान ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची नहीं आई? उन्होंने बड़े इश्तियाक से माहम का पूछा था। जैसे उन्होंने कहा तो वो इसके साथ दौड़ी चली आएगी। अब अगर वो बच्ची नहीं आना चाहती तो क्या मैं उसे गोद में उठा कर लाऊं? वो तो पहले ही उलझा हुआ था, चिढ़ कर बोला। बीबी जान हक्का बक्का रह गई। अजरा बेगम ने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की थी। क्या बक रहे हो अरसलान? उन्होंने सर्जनिश की। तो अम्मी, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं, वो अब नन्ही बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, अपनी मर्जी के आप मालिक हैं। आना होगा तो आ जाएगी। तो लो, ऐसे बुलाओगे तो भला क्यों आने लगी? बीबी जान ने नाराज़गी दिखाई। इन्हें अच्छी नहीं लगी थी अरसलान की ये बेनियाजी। बस हमें तो यूं ही बुलाना आता है, आना होगा तो यूं ही आ जाएंगी मोहतरमा, और बस अब यहाँ से कोई पैगाम नहीं जाएगा मोहतरमा के लिए। आप लोगों को मिलना हुआ तो वहाँ जाकर मिल आइएगा। कतई लहजे में कहता बाहर निकल गया। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखती ही रह गईं। सब लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे। ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले गए। वो दोनों, बड़ी ताई और छोटी ताई अम्मा, किचन में मसरूफ़ थीं। वो टीवी लाउंज में खाली उस जहनी की कैफियत में टीवी पर भागती दौड़ती तस्वीरें देख रही थी। सोच का महर्रक पापा की ज़ात थी। न जाने हम किसके भरोसे पर यहाँ आ गए। पापा ने तो जैसे सुकून का सांस लिया। एक बार भी फ़ोन नहीं किया। बस इतनी अहमियत है हमारी। यूँ भूल गए जैसे। हेलो माहम, एहसन की आवाज़ पर वो चौंक गई। एक तवील सांस लेकर ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। ऑल राइट। इसके चेहरे पर छाई उदासी की परछाइयों को एहसन ने भी महसूस किया था। जी एहसन, हम बिल्कुल ठीक हैं, मुस्कुरा दी थी। माहम, तुम्हें यहाँ के लोग कैसे लगे? एहसन ने रिमोट कंट्रोल उठाकर उसकी तरफ देखे बगैर पूछा। बहुत अच्छे, बहुत पुरखलूस। हमने तो सोचा भी ना था यहाँ इतनी मोहब्बत मिलेगी। न जाने पापा यहाँ से क्यों चले गए। उसने वाकई दिल से कहा था। और अगर तुम्हें हमेशा यहीं रहना पड़े तो? एहसन की सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर ठहर गईं। हम हमेशा यहीं रहने तो आए हैं, उसने नज़रें चुरा कर आहिस्तगी से कहा। वो न जाने क्या समझा कि खुशी से निहाल हो गया। उसने कोट की जेब में हाथ डालकर सुर्ख मखमली डिबिया निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई तो वह हैरान होकर उसे देखने लगी। माहम, अगर तुम्हें मेरा साथ कबूल हो तो प्लीज़ ये रख लो, एहसन ने कहा। प्लीज़ एहसन भाई। न जाने क्यों इसकी आवाज़ भीग सी गई। क्या हुआ माहम? प्लीज़ एहसन भाई, अभी शादी नहीं करना है हमें। बहुत मुस्तरिब से दोनों हाथ की उंगलियां चटखा रही थी। माहम, क्या कोई और? एहसन का लहजा बुझ सा गया। एहसन भाई, यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं, हमें अभी शादी करना ही नहीं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। एकदम हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी। प्लीज़ माहम, इस तरह तो मत करो। अगर तुम नहीं चाहती तो ना सही। शायद तुम्हें मेरा यूँ अचानक प्रपोज़ करना अच्छा नहीं लगा। अगर तुम कहो तो मैं अब्बू से कहता हूँ, शुजात चचा से। नहीं एहसन भाई, आप ये सब बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप हमें यहाँ एडजस्ट तो होने दें, यहाँ के लोगों को समझने तो दें। बेचारगी से बोली तो खड़ा हो गया। ओके, मैं चलता हूँ। तुम एडजस्ट हो जाओ तो फिर बात करेंगे। एहसन ये कहकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। बज़ाहिर उसने बात यूं ही अधूरी छोड़ दी थी, मगर दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो जल्द ही अपने वालिदैन से बात करेगा कि उसके सामने अरसलान की ज़ात थी जो किसी भी लम्हे उसके मुकाबिल आ सकता था। वो माहम को पसंद भी करता था और माहम के ज़रिए जापान में सेटल होने का गोल्डन चांस भी मिस नहीं करना चाहता था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था एहसन। फ़िज़ा को जब से एहसन की इस हरकत का इल्म हुआ था वो इसके पीछे पड़ी थी। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए? वो चिढ़ कर बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। फ़िज़ा को सचमुच बहुत दुख हुआ था जब माहम ने साफ गोई से उसे एहसन के प्रपोज़ल और जवाब का बताया था। जब फ़िज़ा ने यही बात एहसन की अम्मी को बताई थी तो वो भी परेशान हो उठी। आखिर ख़ानदान का मामला था।
तभी उन्होंने फ़ौरन एहसन को अपने कमरे में तलब किया था। वो नहीं चाहती थी कि इस बात की भनक भी एहसन के अब्बू के कानों में पड़े। क्या किया है मैंने? बस शादी के ऑफ़र किए, कोई गुनाह तो नहीं? पैंट की जेबों में हाथ डालकर इत्मीनान से बोला। अरे ऐसा कभी होता है हमारे ख़ानदान में? फट से अंगूठी निकाल कर लड़की की हथेली पर रख दी कि शादी करोगी मुझसे? ना किसी से पूछा ना बताया। सदीक़ा बेगम किलस कर बोली। अम्मी छोड़ें इन पुरानी बातों को। वो बेजारी से बोला। एहसन तुम अच्छी तरह जानते हो कि माहम अरसलान के साथ मंसूब है। फ़िज़ा ने दांत पीसते हुए कहा। उन दोनों की बचपन की मंगनी माई फुट। इसने दांत किचकिचा कर हथेली पर मुक्का जमाया। कौन करता है आजकल ऐसी बातें आज के दौर में? भले ना करें, हम ख़ानदानी लोग हैं। और याद रखो, अगर एक बार दिलों में कदूरतें आ जाएं तो कई रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर माहम खुद इनकार कर दे अरसलान से शादी के लिए तो? एहसन ने कहा तो दोनों चौंक गई। क्या माहम ने ऐसा कुछ कहा? फ़िज़ा ने हैरत से पूछा। वो क्या कहेगी? अभी उसे कुछ पता ही नहीं। कह तो सकती है ना, एहसन ने कहा। उसे पूरा यकीन था कि माहम कभी गांव में रहना पसंद नहीं करेगी। जो गेम तुम खेल रहे हो ना एहसन, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम माहम से शादी क्यों करना चाहते हो। फ़िज़ा का लहजा तंज़िया था। क्यों करना चाहता हूँ माहम से शादी? एहसन की आवाज़ बुलंद होने लगी। इससे पहले कि फ़िज़ा कोई जवाब देती, ज़ेबा ने अंदर झांका। अम्मी हम मार्केट जा रहे हैं। क्यों? गुस्से में भरी बैठी थी। उफ़ अम्मी, सुबह बताया तो था आपको, माहम के लिए अच्छा सा ड्रेस लेना है परसों के डिनर के लिए। पैसे मैंने अब्बू से ले लिए, उसने जल्दी जल्दी कहा। और बाहर हारिस चिल्ला रहा था। जा किसके साथ रही हो? फ़िज़ा ने पूछा। हारिस के साथ। आप चलेंगी? उसने पूछा तो फ़िज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया तो बाय बाय करती भाग गई। तो बेहतर यही है एहसन, तुम माहम के फ़ैसले का इंतज़ार कर लो। फ़िज़ा दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो सर झटक कर बाहर निकल गया। बर्गर और आइसक्रीम खाने के बाद वो लोग ढेरों पैकेट्स उठाए गाड़ी तक आए। हारिस, अरसलान भाई की तरफ चलना है। शहला को अचानक याद आया था। मगर वो तो गाँव गए होंगे। हारिस ने केसट की साइड बदलते हुए कहा। मैंने सुबह फ़ोन किया था, वो शहर आ गए और मेरा ख्याल है कि इस वक्त अपने कॉटेज में ही होंगे। शहला ने कहा तो वो सर हिलाकर गाड़ी को रिवर्स करने लगा। ये अरसलान भाई तुम सबसे बहुत मुख्तलिफ हैं। माँ हमने भागती दौड़ती गाड़ियों पर नज़रें जमाते हुए राय दी। हाँ, वो सब भाइयों से ज़्यादा अच्छे हैं। ज़ेबा तो वैसे ही दीवानी थी उसकी, तभी खुश होकर तायद की। शैला कुछ कहते कहते रुक सी गई, फिर लब भींच कर मुस्कुराने लगी। माहम ने इस ढलती शाम के छोटे से सफ़र को बहुत इंजॉय किया। जब गाड़ी के खुले शीशे से तेज़ हवा उसके बालों से अटखेलियाँ करती तो लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगते। तभी गाड़ी मनी प्लांट्स की बेलों और कासनी फूलों से ढके खूबसूरत से कॉटेज के सामने ठहर गई। माहम ने सत्ताईशी नज़रों से इस खूबसूरत कॉटेज को देखा। अरसलान भाई मौजूद हैं। इसकी गाड़ी देखकर शैला ने खुश होकर कहा। हारिस ने गाड़ी बाहर ही पार्क की। चौकीदार वगैरह कहीं नहीं था। माहम उनकी तकलीद में अंदर आ गई। घर बहुत खूबसूरती और नफासत से डेकोरेट किया गया था। वो इसे घर के मुख्तलिफ हिस्से दिखाते बेडरूम में आ गए। हल्की सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोल कर वो लोग अंदर आ गए। नीम तारीख कमरे में हल्की हल्की ठंडक का एहसास हो रहा था। पंखे की हवा के साथ खिड़कियों पर लगे सफ़ेद पर्दे हिल रहे थे। अरसलान बेड पर नीम दराज शायद पढ़ते पढ़ते सो गया था। सुरमई कुर्ते शलवार में बिल्कुल गाफिल पड़ा था। किताब फिसल कर बेड पर जा गिरी थी। अरसलान भाई, ज़ेबा ने पीछे से जाकर उसकी आंखों पर हाथ रख कर आहिस्तगी से पुकारा। उसने कुसमुसाकर ज़ेबा का हाथ पकड़ा तो हंसती सामने आ गई। ओह तुम लोग। ढीले ढाले अंदाज में तकिया ठीक करने लगा। माहम को देखा तो उठ बैठा। कौन जाने कि अभी अभी यही ख्वाब मेरी आंखों में आन ठहरा था। ओह माहम, कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं अरसलान भाई। वो मुस्कुरा दी थी। उसका पिंक कलर का लिबास उसके मासूम से चेहरे को कुछ और गुलाबी कर रहा था। ये तुम लोगों ने अचानक कैसे हल्ला बोल दिया? उसने किताब उठाकर बुक शेल्फ में रखी। खुद तो कभी आते ही नहीं। ज़ेबा ने हमेशा वाला शिकवा दोहराया। मेरा ख्याल है मैं 2 चक्कर तो लगा ही लेता हूँ, बाकी यही रह जाता है कि तुम यहीं शिफ्ट कर जाओ। बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला। अरसलान भाई, हम आपके लिए ख़बर लाए हैं। हारिस बेतकल्लुफ़ी से उसके बेड पर दराज हो गया। आकर सुनता हूँ। बाथरूम में घुस गया। शैला उसकी किताबें देखने लगी। हाँ बोलो, क्या ख़बर है? वो तौलिए से चेहरा साफ करता बाहर निकला। परसों हम माहम की आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके ज़िम्मे ये काम है कि न सिर्फ आपने ख़ुद तशरीफ़ लाना है, बल्कि बीबी जान, चची जान और चचा जान को भी लाना है। शैला ने कहा। ठीक, और कुछ? अरसलान ने रूम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर फ्रूट की बास्केट और कोल्ड ड्रिंक्स निकाली।
اس کی کیا ضرورت تھی ارسلان بھائی؟ ہم ابھی بازار سے بہت کچھ کھا کر آئے ہیں۔ ماں ہم پہلی بار میرے گھر آئی اور ہم ٹھہرے دیہاتی بندے کسی مہمان کو بغیر خاطر تواضع کے جانے دیں، یہ ہماری روایت ہی نہیں۔ ارسلان نے اور کچن سے گلاس لا کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ آپ اسے گھر کہتے ہیں ارسلان بھائی؟ زیبا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو کیا تمہیں مرغی خانہ نظر آ رہا ہے؟ حارث نے منہ بنایا۔ ابھی تو صرف مکان ہے، گھر تو تب بنے گا جب نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی۔ زیبا گڑیا ایک گلاس کم ہو گیا، ذرا بھاگ کر کچن سے پکڑنا۔ ارسلان کے سنجیدہ سے لہجے پر منہ بناتے ہی اٹھ گئی۔ ارسلان نے سب کو کولڈ ڈرنکس پیش کیے۔ کافی دیر ٹھہرے، یوں ہی خوش گپیوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ارسلان نے ریک سے محسن نقوی کی عذاب دید نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے پوچھیں، جب یہ لوگ پہلی بار یہاں آئے تھے تو میں نے ان سب کو گفٹس دیے تھے۔ ارسلان نے دو نوٹ سینے پر باندھتے ہوئے کہا، یقیناً یہ بھی آپ کی روایت ہوگی۔ ماہم نے مسکراتے کتاب تھامی۔ جب اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی کتنی بڑھ جاتی ہے۔ وہ انہیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ جب واپس آیا تو اس کے عجیب سے احساسات تھے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر گھر کے در و دیوار کو دیکھا۔ ساری فضا مہکی مہکی سی تھی اور بام و در مسکرا رہے تھے۔ ہاں، ابھی یہاں کوئی آیا تھا۔ ہوا کی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی تو گھنی مونچھوں تلے لب خود بخود مسکرا دیے تھے۔ بی بی جان کی گھن گرج ایسی تھی کہ صدیقہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا تھا۔ جتنا وہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا زیادہ غصہ ابل رہا تھا۔ اور وہ تو جانتی تھی کہ بی بی جان کے احساسات ماہم کے بارے میں کیسے ہیں، اس لیے بیٹے کو روک رہی تھی۔ عذرا چچی الگ منہ بنائے بیٹھی تھی۔ بھابھی تم ہی سمجھاؤ، بی بی جان کو بچہ تھا، آخر کر بیٹھا ایسی حرکت، خواہ بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے عذرا کو سمجھانا چاہا۔ تمہیں تو پتہ ہے ماہم ہمارے لیے کیا ہے۔ اس کی مرتی ہوئی ماں نے بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر وعدہ لیا تھا کہ میں ماہم کو بھٹکنے نہیں دوں گی، اپنے ارسلان کی دلہن بناؤں گی۔ مرد کا کیا ہے، کل کلاں دوسری شادی کر لے تو میری بچی تو رل جائے گی۔ انہوں نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی۔ میں تو کلیجے سے لگا کر رکھتی اگر شجاعت بھائی ضد نہ کرتے ماہم کو ساتھ لے جانے کی۔ عذرا بیگم نے دل گرفتہ سے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے بھابھی، میرے لیے تو جیسا احسن ویسا ارسلان، میں نے تو کبھی دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ بس اب بات یہیں ختم کریں۔ میں تو ویسے بھی شیلا کے لیے سوچ رہی ہوں، اگر بات باہر نکلی تو شیلا کیا سوچے گی؟ بچی کا دل برا ہوگا بھابھی، احسن کا کیا ہے، سمجھ جائے گا۔ انہوں نے رسانیت سے سمجھایا تو چپ سی ہو گئیں۔ باہر لان میں ہنگامہ سا بپا تھا۔ وہ زیادہ مہمان نہیں تھے، بس ینگ جنریشن نے اپنے اپنے فرینڈز کو بلایا اور باقی گھر کے افراد تھے۔ ارسلان ابھی پہنچا تھا، مختلف مہمانوں سے ملتا وہ اندر کی طرف آ گیا تو زیبا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل چاہتا ہے آپ سے خوب لڑوں، اتنی دیر سے آئے ہیں غیروں کی طرح۔ خدا کے لیے لڑکی، مجھے معاف کر دو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بے چارگی سے کہا، میں جتنا زیادہ مصروف ہوں آج کل، تم اتنا پیچھے پڑی رہتی ہو۔ آج کل آپ کو مصروف نہیں رہنا چاہیے تھا نا، آپ کو چاہیے تھا کم از کم آج سب سے پہلے تشریف لاتے۔ وہ نہ جانے سے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چیف گیسٹ سب سے آخر میں ہی آتے ہیں، اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ اس ڈنر کے چیف گیسٹ آپ نہیں، ماہم آپ ہی ہیں، اس نے چڑھا کر اطلاع دی۔ ہاں وہ تو ہیں۔ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا، جو زعفرانی خوبصورت سے ڈریس میں سلیقے سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ اپنے گھنگریالے بال شانوں پر پھیلائے سہج قدم اٹھاتی شیلا کے ساتھ سب مہمانوں سے مل رہی تھی۔ ایک ملکوتی سی مسکراہٹ مستقل اس کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ بعض لوگ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، زیبا نے کہا۔ ہاں، اس نے تائید کی تھی۔ جب مڑ کر دیکھا تو زیبا اسے دیکھ رہی تھی۔ پگلی، اس نے مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگائی۔ کیوں، آپ خوبصورت نہیں ہیں؟ زیبا نے معصومیت سے پوچھا۔ بہنوں کو تو اپنے بھائی لگتے ہی خوبصورت ہیں، بشرطے کہ وہ آپ جیسے ہوں۔ زیبا نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ بلیک پینٹ، سفید براق شرٹ اور بلیک ٹائی میں عام دنوں سے بہت مختلف اور منفرد نظر آ رہا تھا۔ ایک دم سمارٹ اور ڈیسنٹ سا۔ سیاہ کوٹ بے پرواہی سے بازو پر ڈال رکھا تھا۔ آپ کی ساری خوبصورتی تو آپ کے پرخلوص انداز کی ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بات میں امی فضا آپی سے بھی نہیں کر سکتی، وہ بڑے آرام سے آپ سے کر لیتی ہوں۔ زیبا نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں تو اسے چھوٹی سی لڑکی پر پیار آ گیا۔ بھائیوں کو بہنوں کا دوست ہونا چاہیے، تبھی وہ بہنوں کے پرابلمز شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ اسد اور حارث کو بھی سمجھا دیں، انہیں بھی سمجھا دیں گے۔ اب راستہ بھی چھوڑو، اس نے کہا تو ہنستے ماہم وغیرہ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لان کی تینوں سیڑھیاں عبور کر کے آگے بڑھا۔ تبھی اس کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز ہلکی سی آواز سے ٹوٹی تھی۔ اس نے فوراً پاؤں ہٹا کر دیکھا۔
सुनहरी नाजुक सी पाजेब जगमग जगमग कर रही थी। उसके भारी बोट के नीचे आकर उसमें लगे नन्हे मुन्ने से घुंघरू एक साइड से टूट गए थे। इसने झुककर पाजेब उठाई और उसने मुड़कर बेख्तियार लॉन की तरफ देखा। उसी लम्हे माहम ने शैला के कान में कुछ कहा था। शैला ने घबरा कर इसके पाँव की तरफ देखा। न जाने क्यों अरसलान ने मुट्ठी बंद करके पैंट की जेब में घुसा ली। तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गया। बहुत से खूबसूरत और मानूस से मंजर थे जो निगाहों के सामने से गुजरते चले जा रहे थे। माँ हम क्या सोच रही हो? अरसलान ने सुस्त रवि से ड्राइविंग करते हुए पूछा। गांव की हदूद शुरू हो चुकी थी। हर गुजरने वाला हाथ के इशारे से सलाम करता तो वो भी मुस्कुराते सर हिला देता। माँ हम एक तवील सांस लेकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। कुछ परेशान हो? इसने दोबारा पूछा। नहीं तो। माँ हमने दोनों हाथ गोद में रखते हुए स्क्रीन पर नजरें जमाई। बाज़ लोगों के चेहरे उनके झूठ का साथ नहीं देते। हम कोई झूठ नहीं बोलते, चिढ़कर बोली। बहरहाल इसने बाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर दाएं हाथ शर्ट की ऊपरी जेब में डाला। क्या इसके लिए परेशान थी? अरसलान ने उसके सामने हाथ खोला। वो इसकी चौड़ी हथेली पर धरी सुनहरी पाजेब देखकर हैरान रह गई। यह आपके पास कहाँ से आई? अरसलान ने बस मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया था। माँ हमने पाजेब उसकी हथेली से उठाकर दोनों हाथों में भींच ली। क्या बहुत अहम है ये? अरसलान ने पूछा। यह हमारी मामा की है। बस यही तो एक निशानी है उनकी मेरे पास। उस दिन सबके इसरार पर हमने पहन ली थी। हम वाकई इसके लिए बहुत परेशान थे। उस दिन ये मेरे जूते तले आ गई थी। अरसलान ने हंस कर कहा। वो समझी शायद उसके हम पर मजाक कर रहा है। खफगी से उसे देखकर बाहर झांकने लगी। उसने महसूस नहीं किया। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपको बताया नहीं। आज ही ज्वेलर से ठीक करवा कर लाया हूँ। चुपचाप हाथ पर धरी पाजेब से खेलते रही। माँ हम आपको कभी भी कोई परेशानी कोई मुश्किल पेश आए तो हम में से किसी न किसी पर एतबार ज़रूर कीजिएगा। हम सब आपके अपने हैं। इसने गंभीर लहजे में आखिरी बात कही। माँ हम चौंक कर उसे देखने लगी। ज़ेबा ने कहा था माँ हम आप जब भी बेएतबार होने लगें तो एक शख्स पर एतबार ज़रूर करना। उसकी आंखें बहुत सच्ची और बात खरी है। उसकी बेरिया मुस्कुराहट आपके सारे दुख समेट लेगी। अरसलान के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आ ठहरी। वो घबरा कर बाहर देखने लगी। जब वो हवेली में दाखिल हुई तो सबने उसे यूं हाथों हाथ लिया जैसे वो बरसों बाद आई हो। हालांकि भी परसों डिनर पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। 2 काले बकरे पहले मंगवा लिए थे। ये किस लिए बीबी जान? बीबी जान ने उसे हाथ लगाने को कहा तो वह हैरान होकर पूछने लगी। तुम्हारे सदके के लिए हैं। वो इतनी मोहब्बतें पाकर निहाल हुई जा रही थी पहले की तरह। अब भी सहन में एयर कूलर चल रहे थे। सलोनी शाम में मिट्टी की सूंधी सूंधी महक दिलो दिमाग को सुकून बख्श रही थी। खुले आंगन के आखिरी कोने में बने तंदूर से धुआं उठ रहा था और बहुत दूर से आती चक्की की आवाज़ बहुत भली लग रही थी। लो भाई, आज हमारी बेटी को दूध की मीठी लस्सी पिलवाओ। कभी पी तो नहीं होगी? ताया जावेद ने पूछा तो इसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया। हाँ जाओ भाई, अज़रा हमारी बेटी के लिए मज़ेदार सी लस्सी मंगवाओ। ताया जावेद ने कहा तो वो छीनों को आवाज़ देने लगी। अरसलान इसे छोड़कर न जाने किधर चला गया। वो घर का जायज़ा लेने लगी। ये 2 मंजिला खुले से सहन और खुले खुले कमरों वाला घर था जिसे उर्फ़ आम में चौधरियों की हवेली कहा जाता था। अब इसमें थोड़ी तब्दीली करके गिराज भी बना लिया गया था। खुले से सहन के दूसरे कोने में अनार का दरख्त था जिसके नीचे मुर्गी अपने नन्हे मुन्ने चूज़ों को लेकर घूम फिर रही थी। वो दिलचस्पी से मुर्गी या बच्चों को देखने लगी। तभी छीनो शीशे के खूबसूरत जग में दूध की मीठी लस्सी ले आई। ताई जान ने छोटी मेज़ खींचकर दोनों चारपाइयों के दरमियान रखकर छीनों से ट्रे पकड़ ली। तभी अरसलान तौलिए से गीले बाल झटकता आ गया। शायद वो गुस्ल करने चला गया था। उसने पैंट शर्ट बदल कर बादामी कुर्ता शलवार पहन लिया था। ये तो वाकई बहुत मज़ेदार है। माँ हमने ठंडी लस्सी का घूंट भर कर कहा। शहरों में शाम की चाय होती है, हमारे यहाँ दूध की लस्सी। अरसलान ने ताई जान के हाथ से गिलास पकड़ते हुए कहा। साथ ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया। जब तक माँ हमने पहला गिलास खाली किया वो 2 गिलास खाली करके खड़ा हो गया। अब्बू मैं कुछ लोगों से मिला हूँ कहता वो बाहर निकल गया। ये छीनुए यहीं रहती है हवेली में। पिछली बार जब तुम आई थी ये साथ वाले गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी। ताई जान ने बताया तो माँ हमने दिलचस्पी से शर्माई सी नौउम्र लड़की को देखा जो बड़ी महारत से तंदूर में रोटियां लगा रही थी और साथ ही साथ चोर नज़रों से उसे भी देख लेती। ताई माँ आपको यूँ रोटियां पकानी आती हैं? माँ हमने दिलचस्पी से तंदूर में रोटियां लगने का अमल देखा। नहीं भाई मुझे नहीं आती। मेहमान ज़्यादा हो तो तंदूर गर्म करते हैं। आज साथ वाले गांव से कुछ लोग आ रहे हैं। मगरिब के बाद दस्तरखान बिछ गया। ताई अम्मा ने आज भी बहुत एहतमाम किया था। ताया जान और अरसलान ने बाहरी मेहमानों के साथ खाना खा लिया था।
बाद में चीनू फुर्ती से सहन में चारपाइयाँ बिछाने और बिस्तर लगाने लगी। जब से अरसलान शहर से पानी वाले पंखे लाया है, बड़ा आराम है। ताई जान इसे बता रही थी। ताई अम्मा अभी तक दूध संभालने में लगी थी। जो शाम के वक्त आया था, दोनों साइडों में एयर कूलर लगाए गए थे। अरसलान ने शाम को आते ही पानी वाली मोटर से पाइप लगाकर पंखों में पानी भर दिया था। वो अरसलान का दूसरे कज़न से मुकाबला करने लगी। जहाँ अरसलान की खिलती हुई गंदुमी रंगत, मजबूत जिस्म, बड़ी बड़ी रोशन आँखें, मुस्कुराते लब इसकी ज़ाहिरी शख्सियत को जाज़बियत अता करते थे, वहीं इसके लहजे का खरापन, सी आँखों में तैरती शरीर से चमक और पुरखुलूस से मुस्कुराहट इसे दूसरों में नुमाया और हर काम खुद करने का जज्बा दूसरों से मुनफरिद बनाता था। तभी ताई जान सबके लिए ठंडे दूध के गिलास ले आई। एक तरफ ताया जान और अरसलान के बिस्तर थे, दूसरी तरफ बीबी जान, ताई अम्मा, माहम और छीनू का। माहम को खुले आसमान तले सोना बहुत अजीब भी लग रहा था और बहुत अच्छा भी। आसमान पर रात ने अपना सितारों भरा आंचल फैला दिया था और पूरा चांद उन सितारों के दरमियान जगर जगर कर रहा था। ताई अम्मा, ये हमारी मामा कैसी थी? तसव्वुर की सरजमीन पर बहुत धुंधली तस्वीरें थी। वो इन तस्वीरों को ताज़ा करना चाहती थी। ताई अम्मा मामा के बारे में बताने लगी, उनकी शक्ल सूरत, उनकी आदत, उनकी बातें। वो टिमटिमाते सितारों पर नज़रें जमाए सुनती रही। और जब मामा फौत हुई थी उस वक्त रात थी, बहुत काली रात। माहम की आवाज़ सरगोशी में बदल गई। आपको पता है ताई अम्मा, अब हमें अब भी डर लगता है जब बारिश हो रही हो और रात का वक्त हो। उसने ताई अम्मा के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा। चांदनी में भीगा उसका वजूद हौले हौले कांप रहा था। ताई अम्मा का हाथ उसके सर पर ठहर गया। सुबह उसकी आंख झटपटे के आलम में खुली थी। उसने करवट बदल कर देखा, सब लोग उठ गए थे। छीनू आंगन में हौले हौले झाड़ू दे रही थी। बीबी जी, बाहर बहुत ज़ोर से गेट बजाया गया था। आई चाचा। छीनू झाड़ू छोड़कर गेट की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दूध से लबालब भरी बाल्टियाँ दो दो करके ले आई। चारों बाल्टियाँ उसने ढाँप कर साइड पर बने चूल्हे के पास रख दी। छीनू, दूध आ गया है? ताई अम्मा ने बाहर आकर पूछा। जी बीबी। छीनू ने दोबारा झाड़ू संभाल ली थी। 2 बाल्टियों का दूध ऊपर रख दे, मैं नाश्ता बना लूँ, उन्होंने कहा। छीनू ने चूल्हे में एक तरतीब से उपले रख कर सुलगाए, फिर बड़ी सी गाड़नियों में दूध डालकर ऊपर रख दिया, जहाँ धीमी धीमी आँच पर दूध पकता था। अस्सलामुअलैकुम ताई अम्मा, अचानक उसके मुंह से निकला तो खुद भी हैरान रह गई। बहुत पहले जब वो यहाँ रहती थी तो बीबी जान ने उसे सिखाया था कि सुबह उठकर बड़ों को सलाम करते हैं। आज बरसों पहले का सिखाया सबक यकयक उसे याद आया था। ताई अम्मा जवाब देकर किचन में आने लगी, फिर पलट कर उसकी तरफ देखा, उसे बाथरूम का रास्ता बता दें। मगर उसे बाथरूम की तरफ जाता देख कर इन्हें खुशगवार से हैरत हुई, गोया वो कुछ भी भूली ना थी। बाथरूम से निकलकर वो सीधा किचन में आ गई, जहाँ खस्ता खस्ता पराठों की खुशबू फैली थी। अरसलान वहीं बैठा नाश्ता कर रहा था। वो भी बेतकल्लुफ़ी से चौकी खींच कर वहीं बैठ गई। माहम, चलो कमरे में, मैं भिजवाती हूँ नाश्ता। छीनू डबल रोटी लेने गई है। ताई अम्मा ने कहा। अम्मी, इसे कोई पराठा वराठा खिलाएं, इतनी नाजुक सी है, लगता है वहाँ जापान में तो कुछ खाती ही नहीं थी। अरसलान ने नाश्ता ख़त्म करके चाय का कप उठाते हुए कहा। जी ऐसी भी कोई बात नहीं ताई अम्मा, में पराठा ही दे दें। लो, ये तो मजाक कर रहा है, बस आती होगी छीनू। ताई अम्मा ने खफगी से अरसलान को घूरा। नहीं ताई अम्मा, हमारा खुद भी दिल चाह रहा है पराठा खाने को। हम तो ठहरे देहाती बंदे, चौकी पे बैठ के खाना हमारी मजबूरी ठहरी। आदत जो है, कम अज़ कम आप तो टेबल तक चलें। वो चाय ख़त्म करके खड़ा हो गया। आप तंज कर रहे हैं अरसलान भाई। माहम ने संजीदगी से सर उठाकर उस ऊंचे लंबे शख्स की सियाह आँखों में तैरती शरीर से चमक को देखा। वो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता बाहर निकलने लगा। भाजी, ये लें डबल रोटी, अब ये तुम ही खा लो। छीनू के सर पर चपत लगाकर बाहर निकल गया। माहम चुपचाप आमलेट के साथ पराठा ख़त्म करने लगी। माँ बेटी, घर में कितने ही कमरे खाली पड़े हैं, तुम देख लो, फिर छीनू से कहकर अपना सामान लगवा लेना। ताई अम्मा ने कहा तो सर हिलाकर चाय कप में उंडेलने लगी। हमारे यहाँ तो सब लस्सी पीते हैं, बस अरसलान को याद आता है चाय की। ताई ने हंसकर कहा। मुझे तो जी चाय बड़ी अच्छी लगती है, छीनू ने खुश होकर इसे बताया। नाश्ते के बाद वो छीनू के साथ सारा घर घूमने लगी। उसकी कैफियत बहुत अजीब सी थी। इसे यूँ लग रहा था कि ये सब कुछ इसने ख्वाब में देखा है, अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई, तभी एक कमरे के सामने रुक सी गई। उसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो खुलता चला गया। कमरे में 2 बड़े बड़े पायों वाले पलंग पड़े थे। बाकी कमरा खाली था और गर्द आलूद हो रहा था।
यहाँ तो जी कोई आता जाता ही नहीं, नीचे ही काफ़ी कमरे हैं, छीनो बोली। माहम ने आगे बढ़कर मगरिब की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। बहुत दूर तक फैला खेतों और बागों का सिलसिला सामने था। छीनो से न जाने कौन कौन सी तफसीलात सुना रही थी। माहम बेटे अब घर आ जाओ, बहुत शाम हो गई है, खिड़की से मामा से बुला रही थी। 4 साला माहम ने सरसों के पीले फूल चुनते चुनते सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। बाजी जी, आपको याद है जब आप यहाँ रहती थी? छीनू ने उसे बगैर पलके झपकाए बहुत दूर आसमान के वसतों को खोजते देखा। छीनू, हमारे लिए यही कमरा साफ कर दो, हम यहीं ठहरेंगे। न जाने कहाँ से एक आंसू उसके पलकों पे आन टिका था। पर जी यहाँ सबसे अलग। अल्लाह मियाँ जी, हमें भी एक भाई दे दो। वो अपने नन्हे मुन्ने हाथ फैलाए दुआ मांग रही थी। हमें क्या मालूम था मामा कि भाई इस दुनिया में आएगा तो आपको भी अपने साथ ले जाएगा। मैं कभी ऐसी दुआ ना करती। खिड़की पे माथा टिकाकर रो दी। छीनू इसका मुंह तक रही थी। शाम को सब हंसवे मामूल अपने अपने कामों में मसरूफ थे। वो बोर होती, कभी अनार के पौधे को देखती। दिल नहीं लग रहा था। ईजान ने उसके बेजार से चेहरे पर नज़र डालकर पूछा तो इसने मुंह बनाकर इस बात में सर हिला दिया। आप हमें कुछ करने भी तो नहीं देती। ये चावल हम चुन दें? उसने इनके हाथ से चावलों भरा थाल लेने की कोशिश की। लो रहने दो, भला मैं तुमसे काम करवाऊंगी। उन्होंने इसके हाथ पीछे कर दिया तो वो मुँह बसोड़ने लगी। ए महम पुत्र, शुजात का फ़ोन नहीं आया? बीबी जान ने अंदर आते हुए पूछा तो वो चुप सी हो गई। अब उनका फ़ोन नहीं आएगा, उसने थके थके लहजे में कहा। शायद खुद से लड़ते लड़ते थक गई थी। क्यों भला? ताई अम्मा ने हैरत से उसे देखा। इसलिए कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। नज़रें चुरा कर अचानक बोली। सब हक्का बक्का रह गए। इसीलिए हमने यहाँ आने का फ़ैसला किया था। पापा हमें इग्नोर करने लगे थे। हमने यहाँ आने की बात की तो खफा होने लगे। हमारा तो वहाँ दम घुटने लगा था। बीबी जान दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। तुमने बहुत अच्छा किया महम पुत्र, हम हैं ना तुम्हारे अपने। बीबी जान ने उसे बाहों में समेट लिया तो ख़ुद को संभालने लगी। हम बहुत हर्ट हुए थे, मगर हमने इस हकीकत को कबूल कर लिया है। आखिर पापा कब तक अपनी तन्हाइयों से लड़ते रहते? इन्हें एक अच्छी साथी की ज़रूरत थी और हम उनके रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए यहाँ आ गए। माहम ने उठते हुए कहा। छीनू जाओ, बाजी को छत पर ले जाओ, इसका दिल बहल जाएगा। ताई अम्मा ने छीनू को पुकार कर कहा तो भागती हुई आई। चलें बाजी, ऊपर से सारा गांव नज़र आता है। छीनू ने इसका हाथ थामा तो वो उसके साथ ऊपर आ गई। छत के गिर्द छोटी सी दीवार खड़ी की गई थी। यहाँ से सारा गांव नज़र आता था। हर घर से उठता धुआं, चक्की की कू कू और परिंदों की उड़ानें शाम की उदासी को कुछ और बढ़ा रही थी। गांव की शामें कितनी उदास होती हैं ना? उसने छीनू से पूछा था। पता नहीं जी, वो अपने परांदे से खेलती बेपरवाही से बोली। बाजी जी, आप अंग्रेज़ी नहीं बोलती? इसलिए कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती। माहम ने हंस कर कहा। अच्छा जी? छीनू को हैरत हुई थी। बाजी जी, आप पैंट भी नहीं पहनती हैं? इसने इश्तियाक से पूछा तो माहम ने इस बात में सर हिला दिया। पता है, मुझे बहुत शौक़ है पैंट पहनने का। छीनू ने शर्मा लजा कर दुपट्टे का कोना मुंह में दबा कर कहा तो मुस्कुरा दी। अगली बार जब हम शहर जाएंगे तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। हाय नहीं, अब्बा तो मेरी गर्दन दबा देगा। उसने गर्दन पर हाथ रख कर कहा। हेलो, क्या हो रहा है? अरसलान सफ़ेद काटन के कुर्ता शलवार में गाड़ी की चाबी हाथ में घुमाता खुशगवार और लाइट से मोड में ऊपर आया था। कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, मैं शहर जा रहा था, कुछ मंगवाना हो तो बता दो। अरसलान ने पूछा। इस वक्त भाई जी? छीनू ने हैरत से ढलती शाम की तरफ इशारा किया। हाँ, कुछ काम है तो। वो सवालिया नज़रों से माहम की तरफ देखने लगा। मंगवाना तो? वो शरारत से छीनू की तरफ देखने लगी और उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। कुछ भी नहीं, खिलखिलाकर हंस दी जैसे बहुत दूर चांदी की घंटियां बज उठी हों। तभी सड़क की तरफ से छोटा सा काफिला आता नजर आया। माहम सामने की दीवार के पास आ गई। औरतें भी थीं, बच्चे भी। एक ऊँट की महार थामे, लंबा चोगा पहने, दूसरे हाथ से कुछ साज बजाता बहुत ऊंची आवाज़ में कोई गा रहा था। ओके माहम, फिर मैं चलता हूँ। वो कहकर एक लम्हे के लिए रुका, मगर वो चुपचाप को दीवार पर कोहनी टिकाए बाहर देखती रही। काफिला गुजर गया था। फ़ज़ा में अब तक उसकी बाज गश्त सुनाई दे रही थी। बाजी जी, ओ बाजी जी! छीनू से बुरी तरह झंझोड़ रही थी। क्या हो गया? वो हड़बड़ा कर उठ गई। बाजी जी, बारिश आ गई। तभी इसे एहसास हुआ बूंदाबांदी हो रही थी और हवा बहुत तेज़ थी। पूरा आसमान काली घोर चादर में लिपटा था। आंधी भी है जी, आप अपने कमरे में चलो। छीनू ने जल्दी जल्दी उसका बिस्तर लपेट कर कंधे पर रखा। ताई अम्मा और छीनू जल्दी जल्दी चीज़ें समेट रही थी। अरसलान और ताया जान बैठक में चले गए थे। बीबी जान भी अंदर चली गई थी।
तभी अरसलान आकर पंखे अंदर करने लगा। बूंदें उसके वजूद को भिगो रही थी। वो एक हाथ से उड़ते दुपट्टे और दूसरे से बालों को संभालते न जाने क्यों वहीं खड़ी रही। माहम, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, आंधी बहुत ज़ोरों की है। अरसलान ने हैरत से उसे वहीं खड़े देखा तो पुकार कर कहा। कमरे से आने वाली रोशनी उसके आधे चेहरे पर पड़ रही थी। अरसलान को वो खौफज़दा सी लगी। माहम, अंदर अम्मी के कमरे में चली जाओ। अरसलान ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा तो चौंक गई। नहीं, छीनू हमारे कमरे में सो जाएगी। दुपट्टा ओढ़कर अरसलान के चेहरे से टकराया था। छीनू, अरसलान ने एकदम मुड़कर इधर उधर चीज़ें समेटती छीनू को पुकारा। छोड़ो ये सब, माहम के साथ ऊपर जाओ। छीनू ने सब कुछ छोड़ा और उसके साथ ऊपर आ गई। वो कुछ लम्हे माहम को सीढ़ियाँ चढ़ते देखता रहा, फिर पलट गया। छीनू तो लेटते ही गाफिल हो गई, मगर वो पलंग पर बैठी शोरीदा सर हवाओं की अखाड़ पछाड़ सुनती रही। कमरे की खिड़की खुली थी, मगर वो खुद में हिम्मत नहीं पा रही थी, बल्कि खुली खिड़की के लरसते पट इसे कुछ और खौफज़दा कर रहे थे। वो खिड़की की तरफ देखने से भी गुरेज़ा थी। छीनू, इसने फंसी फंसी आवाज़ में पुकारा, ये खिड़की बंद कर दो। छीनू के वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई। उसे छीनू के वजूद से भी खौफ आ रहा था। काश हम ताई अम्मा के पास चले गए होते। न जाने इस वक्त क्या समाई कि वो छीनू को लेकर ऊपर आ गई। हालांकि वो इस वक्त भी खौफज़दा थी। ऐन इसी लम्हे लाइट चली गई। छीनू, इसने पूरे ज़ोर से पुकारा। क्या हुआ बीबी? हड़बड़ा कर उठ बैठी। छीनू, लाइट चली गई। उसकी आवाज़ कपकपा गई। ठहरो बाजी, मैं भी मोमबत्ती लाती हूँ। जल्दी से बाहर निकल गई। न जाने कहाँ मर गई है। उसे शदीद प्यास का एहसास हुआ। अज़रा, मेरी माहम का ख्याल रखना। सिदरा ने अज़रा के दोनों हाथ थाम कर कहा था। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। सिदरा, ऐसी बातें मत करो। शुजात भाई डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। नहीं अज़रा, तुम वादा करो तो मेरी माहम को संभालोगी, उसे अपनी बेटी की तरह चाहोगी। वो मेरी बेटी ही तो है, अज़रा ने उसे तसल्ली दी। तभी बीबी जान की नज़र डरी सहमी माहम पर पड़ी। अज़रा, माहम को परे ले जाओ। नहीं, हम मामा के पास रहेंगे। वो मचल गई, मगर वो इसे गोद में उठाकर दूसरे कमरे में ले आई। ताई अम्मा, हमें बहुत डर लगेगा, बहुत बहुत बारिश हो रही है। उसने सहमे वो अंदाज में इन्हें पुकारा। ना मेरी चंदा बेटी, डरना नहीं, मैं भी अरसलान को तुम्हारे पास भेजती हूँ, प्यार से कहकर बाहर निकल गई। तभी कहीं नज़दीक ही बहुत ज़ोर से बिजली गिरी थी। 5 साला माहम ने चीखते बाजों में चेहरा छुपा लिया। छीनू, कहाँ रह गई हो? उसने डरते डरते पाँव बिस्तर से नीचे उतारे और आहिस्तगी से चलती दरवाजे तक आई। तभी बादल ज़ोर से गरजे। वो डर कर भागी तो सीढ़ियों से पाँव फिसल गया। इसने बमुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया था। उसके दरवाजे के पट ज़ोर से बजे। मामा, वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर चीखी। माहम, उसी लम्हे अंधेरे में भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी। अरसलान भाई, उसने डरते डरते पुकारा। माहम, कहाँ हो? घुप अंधेरे में बस आवाज़ इसकी रहनुमाई कर रही थी। अरसलान भाई, माहम ने दोबारा पुकारा था। डरो नहीं, मैं हूँ ना, हाथ आगे बढ़ाओ। अरसलान की नर्म आवाज़ उसका हौसला बढ़ा रही थी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। दूसरे लम्हे इसका हाथ अरसलान के हाथ में था। उसे एकदम से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। आराम से, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरो। वो इसके बाजू के सहारे एक एक सीढ़ी उतरती चली गई। तभी मध्यम सी रोशनी हो गई। क्या हुआ? ताई अम्मा हाथ में लालटेन पकड़े खड़ी थी। उनके पीछे छीनू भी थी। माहम ताई अम्मा से लिपट कर बुरी तरह रोती। अरसलान ने तवील सांस लेकर लालटेन उनके हाथ से ली। वो इसके साथ लगाए लगाए तसल्लियाँ दे रही थी। अपने कमरे तक ही से ले गई। मैं शहर जा रहा हूँ माहम, चलोगी? वो इसके दिल बहलने के ख्याल से कह रहा था। वो बहुत मुज़हमिल पज़मर्दा सी नज़र आ रही थी। अरसलान का बस नहीं चल रहा था कि वो कहाँ से रोशनियाँ चुरा कर इन हाथों में भर दे। काश वो अभी वही माहम होती जो खुद उदास होती थी तो वो इसे पूरे गांव की सैर करवाता, उसे अपने सारे खिलौने दे देता, खुद से घड़कर कहानियाँ सुनाता। मगर अब ना तो इसके पास खिलौने थे और ना वो छोटी सी बच्ची थी कि कहानियों से बहल जाती। वो इसके साथ ही शहर आ गई। शहला, ज़ेबा और हारिस की पुरलुत्फ़ बातों की वजह से वो बहल सी गई। पापा का फ़ोन आ गया। इत्तफाक से रसीव भी माहम ही ने किया। पापा की आवाज़ सुनते ही फूट फूट कर रो दी। उन्हें भी अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ। कितनी देर उससे माजरत करते रहे, फिर वही इसरार के वापस आ जाओ, अब यह हमारे इख्तियार में नहीं रहा। माहम ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ऊपर से एहसन का इसरार कि वो जल्द कोई फ़ैसला करे। वो 2 दिन से ज़्यादा वहाँ ठहर ना सकी, दोबारा गांव आ गई। ताई अम्मा, हम गांव की सैर कराएं? उसने दुपट्टे पर क्रोशिये से बेल बनाती ताई अम्मा से पूछा। उनके पास ही अरसलान मुँह पर अखबार रखे लेटा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्होंने खुशदिली से कहा।
वो तो बस इसे खुश देखना चाहती थी। मगर जाओगी किसके साथ? छीनो भी न जाने किधर निकल गई। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। अरसलान, उन्होंने अरसलान के चेहरे से अखबार हटाया। जाओ माहम को गांव की सैर करवा लाओ। उठकर बैठ गया। वो तो ठीक है, मगर खामोश निगाहों से उसे देखने लगा। जो वाइट जीन्स पर रेड खुले से कुर्ते, जिसके बाजुओं पर सिंधी कढ़ाई से बेलें बनी थी, और हम रंग बड़े से दुपट्टे को शानों पर फैलाई खड़ी थी, ऐसे ठीक है? उसने मासूमाना सी अदा के साथ सर पर दुपट्टा ओढ़ कर इसकी तरफ देखा। तब बेअख्तियार नजरें चुरा गया। अम्मी छीनू आए तो उसे भी भेज दीजिएगा। अरसलान ने चप्पल पहनी और इसे साथ लेकर बाहर निकल आया। उसे यूं लगा था जैसे वो और माहम भरी दोपहर में कागज़ की कश्तियां लेकर सबसे नज़र बचाकर बाहर निकले हों। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। माहम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आह बचपन, तुम्हें याद है माहम? वो सड़क अबूर करके नदी के पास आए थे। यहाँ इस पानी में हम कश्तियाँ तैराया करते थे और मामा बहुत डांटा करती थी। माहम ने खोए खोए लहजे में कहा। वो सुनहरी दिन उसे याद आए थे और मैं हमेशा अपनी कश्ती में पानी डाल दिया करता था कि कहीं तुम हार ना जाओ। वो एक छलांग में नदी अबूर कर गया था। उधर से आऊं? माहम ने उस तरफ इशारा किया जिधर चंद लंबी लंबी लकड़ियां रखकर गुजरने के लिए रास्ता बनाया गया था। वो तो टूट गया है, यहीं से आ जाओ। कुछ ज़्यादा चौड़ी तो नहीं? अरसलान ने कहा और ख़ुद मुंह मोड़कर पीपल की शाख तोड़ने लगा। माहम ने निगाहों से नदी की चौड़ाई को नापा, फिर आंखें बंद करके छलांग लगा दी। नदी तो पार हो गई। पाँव फिसल गया, घुटनों के बल गिरी, मगर फ़ौरन उठकर दोनों हाथ झाड़ने लगी। हमने पार कर ली, उसने खुश होकर बताया। जी बहुत कमाल किया। बेख्तियार हंसा। आइए। माहम ने कुछ आगे जाकर दोबारा मुड़कर देखा तो ठिठक कर रुक गई। नन्हा सा बच्चा कमर पर उठाए, सर पर रोटियों की चंगेर रखे, वो औरत खरामा खरामा नदी पर बने पुल से गुजर रही थी। माहम ने पाँव पटक कर गुस्से से उसे घूरा। वो ज़ेरे मुस्कुराता हुआ भट्टी पर मकई के दाने भूनती औरत के पास जाकर पंजों के बल बैठ गया। औरत के गिर 3-4 बच्चे कमीज़ के दामनों में दाने भरे अपनी अपनी बारी के मुंतज़िर थे। माहम को देखकर शर्माने और सरगोशियाँ करने लगे। बूढ़ी औरत ने मुट्ठी भर मकई उसमें डाली, इसके झुर्रियों ज़दा हाथ में पकड़ी दरांती बड़ी तेज़ी से दानों को उलट पुलट रही थी। मकई के दाने चटक रहे थे। अरे मेरा पुत्र! बूढ़ी औरत सब छोड़ छाड़ उसकी तरफ पलटी। दोनों हाथ अरसलान के सर पर फेर कर लंबी उम्र की दुआ देने लगी। ये कौन है पुत्र? इसने आंखों पर हाथ रखकर माहम को सर से पैर तक देखा। चाचे की बेटी है अम्मा, विलायत वाले चाचे की। अम्मा शायद ऊंचा सुनती थी, तभी अरसलान उसके कान में बड़े ज़ोर से बोला था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, रच के सोनी है। अम्मा ने आगे बढ़कर उसके सर पर भी हाथ फेरा। माहम हैरान थी कि ना जान ना पहचान, फिर भी वही खलूस, वही दुआ उसके हिस्से में भी आई थी। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं, अरसलान ने ऊंची आवाज़ में कहा। ले पुत्र, दाने ते खा जा, अम्मा ने कहा तो अरसलान ने हंसते हुए उसकी चंगेर में से गर्म गर्म दानों की मुट्ठी भर ली। फिर सलाम करके आगे आ गया। अम्मा की दरांती कढ़ाई में दोबारा चलने लगी थी। लो, उसने दाने माहम की तरफ बढ़ाए। मुझे नहीं खाने। माहम को शायद नदी वाली बात याद आ गई थी। मुंह फुलाकर बोली तो वो हंस दिया। आई एम सॉरी, लो ना, ये दाने बहुत मीठे और मज़े के होते हैं। अरसलान ने आधी मुट्ठी इसके हाथ में खाली की। दाने गर्म थे और दोनों हाथों में उलट पुलट करने लगी। वो मज़े से खाए जा रहा था। आपको गर्म नहीं लग रहे? माहम ने हैरत से पूछा। मोहतरमा, ये एक मेहनत कश के हाथ हैं, हर सर्दी गर्मी सहने वाले। माहम ने एक नज़र अपने सामने फैली चौड़ी हथेली को देखा। आप खुद ट्रैक्टर क्यों चलाते हैं? माहम ने पूछा। आप खुद को हम क्यों कहती हैं? सवाल गंदम, जवाब चना। आपको क्या है? माहम ने तप कर कहा। नहीं, हमें तो कुछ नहीं, इसने मुस्कुरा कर कहा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे ट्रैक्टर चलाने का, तो मेरे दादा जान हमेशा फरमाया करते थे, जिसका पसीना उसकी ज़मीनों पर नहीं गिरता तो वो ज़मीनें बंजर होने लगती हैं। आए, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। दूर से ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। मकानों की एक कतार अबूर करके दूसरी तरफ आए। यहाँ से खेतों का मंजर साफ नज़र आ रहा था। ढोल पूरे ज़ोर से बज रहे थे। बहुत से लोग भंगड़ा भी डाल रहे थे। ये क्या हो रहा है? माहम ने हैरत और दिलचस्पी से इस हंगामे को देखा। ये दो किसानों के दरमियान फसल की कटाई का मुकाबला हो रहा है। कुछ देर वहीं खड़े देखते रहे। कटाई आखिरी मरहले तक जा पहुंची थी। जीतने वाले के हाथों में तेज़ी उतर आई थी। अजीब दिलचस्प हंगामा था। आए, आपको अपना बाग दिखाऊं। बाग तक जाते जाते उसने गांव की और भी बहुत सी चीज़ें दिखाई थीं। गांव की मस्जिद, गांव का कुआं। ज़्यादातर मर्द खेतों में जा चुके थे, जबकि औरतें तनदही से घर के काम निपटा रही थीं। रास्ते में आती जाती बहुत सी औरतें, कोई कंधे पर
चारा उठाए कोई उपले थापती, हैरत और दिलचस्पी से उनकी तरफ देखती। बुजुर्ग खवातीन आगे बढ़कर अरसलान के सर पर हाथ रखती और माहम का सरतापा जायज़ा भी लेती। ये लड़कियां आपको देखकर दांतों में दुपट्टा क्यों दबा लेती हैं? माहम ने अचानक उससे पूछा, जवाबन चेहरे पर दार आने वाली मुस्कुराहट छुपाने के लिए। अरसलान ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। लीजिए जनाब, ये है हमारा बाग। बाग से उठती कच्चे आमों की महकार ने इन्हें खुशामदीद कहा। मौसम बहुत खुशगवार था। रावी की तरफ से आई भीगी हवा में तेज़ी आती तो कच्चे आमों की महक कुछ और बढ़ जाती। माहम थके थके अंदाज में एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। भूख लगी है? अरसलान ने मुस्कुरा कर पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, 1 मिनट ठहरो। वो ये कहकर नदी फलांग कर दूसरी तरफ चला गया। तरबूज की बेलें फैली थी। उसने ठोंक बजाकर चंद तरबूजों को देखा, फिर एक तरबूज तोड़ लिया। इसी असना में वो जूता उतार कर जीन्स के पांचे टखनों तक चढ़ाकर नदी में पाँव डालकर बैठ गई थी। इसमें मेंढक भी होता है, उसने आते ही कहा तो माहम ने झट पाँव बाहर निकाल लिए, जबकि वो मज़े से पैंट के पांचे चढ़ाकर उसके सामने पानी में पाँव डालकर बैठ गया। माहम ने मशकूक सी नज़रों से इसे देखा और फिर नदी के साफ शफाफ पानी को देखा। उसकी सियाह आंखों में शरारत तैर रही थी, मगर वो दोबारा पानी में पाँव डालने की हिम्मत ना कर पाई थी। खज्जल सी होकर इधर उधर देखने लगी। अरसलान ने तरबूज पानी में ठंडा होने को रख दिया था। कितनी देर वो इससे इधर उधर की बातें करता रहा। तरबूज पानी में तैरता आगे बढ़ने लगा तो दोबारा उसे अपने सामने कर लेता। या आप हमें कभी तुम कभी आप क्यों कहते हैं? माहम ने पूछा तो चुप सा हो गया। कभी इतनी दूर लगती हो कि बेख्तियार मुंह से आप निकल जाता है, और कभी, इसने एक नज़र इसके गुलाबी चेहरे पर डाली थी, कभी इतनी नज़दीक कि तुम भी तकल्लुफ़ लगता है। उसने पानी में तैरता तरबूज निकाला, पास पड़ी ईंट पर मारकर 2 टुकड़े किए। एक माहम की तरफ बढ़ाया, दूसरा बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की 2 उंगलियों की मदद से सुर्ख गोदा निकालकर खाने लगा। जब माहम पर नज़र पड़ी तो वह हैरत से कभी इसे कभी अपने हाथ में पकड़े टुकड़े को देख रही थी। वो खज्जल सा हो गया। वो चाचा नूरे, अरसलान ने आवाज़ दी। दूसरी आवाज़ पर चाचा नूरा नदी के पार कच्चे कमरे से भाग कर आया। और सलान पुत्र, तभी उसकी नज़र माहम पर पड़ी। अच्छा अच्छा, धी रानी भी आई है। चाचा, तुम्हारे पास कोई चम्मच वगैरह होगा? हाँ है। भागा गया, थोड़ी देर में डोई उठा कर ले आया। चाचा जी, हमें तरबूज खाना है। ओ अच्छा। वो दोबारा कमरे की तरफ आया, एक बड़ा सा छुरा और परात उठा लाया। इसने जल्दी जल्दी तरबूज की काशें की। भाई जी और बाजी जी, छीनो भागी आ रही थी। भाई जी, वो बीबी जान कहती हैं सारा दिन इधर ही गुजार दोगे, रोटी नहीं खानी? खाना भी खा लेंगे, पहले तुम इधर से सलाद के लिए चीज़ें तोड़ लो, और खरबूजे भी। अरसलान ने कहा तो भागती हुई चचा नूरे से एक टोकरी ले आई। ककड़ियाँ, टमाटर, खरबूजे टोकरी में रखकर इसने सर पर उठा लिया। अरसलान उनके आगे चला जा रहा था। छीनों की ज़ुबान हस्बे मामूल चल ही रही थी। और ये बाग चौधरी साहब ने लगाया है, बाकी चीज़ें भाई जी ने लगाई हैं। सारे फल, फ्रूट, सब्जियां ये शहर वालों को भी जाती हैं। वो लोग तो ऐश कर रहे हैं भाई जी की वजह से। हर रोज़ ताज़ा दूध मक्खन जाता है। छीनू, बड़ी ज़ुबान चलती है तेरी। अरसलान ने मुड़कर इसे घूरा। लो जी, मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? उसने मुंह बनाया। नदी फलांग कर अरसलान ने मुड़कर माहम की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमकती मुस्कुराहट। वो चिढ़कर छीनू का हाथ थाम कर पुल की तरफ मुड़ गई। उसे यहाँ आए 2 माह हो गए थे। गर्मियाँ अपने पूरे अरूज पर थीं। एक बेखलीसी उसके पूरे वजूद का अहाता किए रखती। हम यहाँ क्यों आए थे? लंबी जलती दोपहरों में खुद से उलझती रहती। पापा हर फ़ोन पर उसे वापस बुलाते। वो यहाँ से घबरा कर शहर जाती तो एहसन की मुंतज़िर निगाहें इसे मज़ीद नर्वस कर देती। खुद से लड़ती रहती, उलझती रहती। और एक वो था जिसकी निगाहों में एहतराम भी था और अपनायत भी, होंठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट भी, मगर ज़ुबान पर चुप के ताले थे। क्यों नहीं वो कुछ कहता? अकेले कमरे में खुद से लड़ पड़ती। पिछले 2 दिन से वो शहर गया हुआ था। सारा दिन उसकी मुंतज़िर रहती। सब लोग सो गए थे, वो भी कितनी देर पलंग पर करवटें बदलती रही। फिर तंग आकर बाहर निकल आई। जलती दोपहर में वो जले पाँव की बिल्ली की तरह घूमने लगी, कमरों में, बड़े बड़े बरामदों में। फिर वो बरामदे में रखे मोड़े पर आकर बैठी। न जाने कब इस शख्स की हमराही की ख्वाहिश हमारे दिल में जागी, शायद रोज़े अव्वल से, या शायद इस दिन से जब हम डर गए। तो उसके मजबूत हाथ का लम्स हमें हर खौफ से बेनियाज कर गया। अब हम मुंतज़िर हैं और वो बेखबर। उसने अनार के पेड़ पर बैठी चिड़िया को देखा। ज़ेबा कहती थी, माहम, आप ही शख्स की मोहब्बत समंदरों जैसी गहरी और बारिश के पहले कतरे जैसी पाकीज़ा है। उनसे बढ़कर कोई आपको चाह ही नहीं सकता।
मेरा भाई भी नहीं, मगर हमें तो लगता है वो शख्स पत्थर है, हर एहसास से आ रही है, बेहिस। इसने बेबसी से उंगलियां चटकाईं। क्यों किया ज़ेबा तुम लोगों ने ऐसा? क्यों हमें एहसास दिलाया कि वो हमेशा से हमारा मुंतज़िर था? माँ हम यहाँ क्यों बैठी हैं? अरसलान ने हैरत से पूछा। आप? वो चौंक गई। आप आ गए अरसलान भाई। अजीब सरखुशी इसके वजूद पर छा गई थी। इस बार बहुत दिन लगा दिया आपने। इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठी हो? मगर मुझे तो 2 दिन हुए हैं सिर्फ गए हुए। वो इसकी बेताबी नज़रअंदाज करके पूछने लगा था। बस ऐसे ही वो एक लम्हे के लिए चुप सी हो गई। बस हमने आपको बहुत मिस किया था, पलके झुका कर बोली। अच्छा? अरसलान ने एक लम्हे के लिए गुलाब चेहरे पर चमकते पसीने के कतरों को देखा। हम अकेले बोर हो रहे थे तो फ़ोन कर लिया होता, वो सादगी से कहकर बीबी जान का पूछने लगा। अंदर है, इसने आहिस्तगी से कहा तो वो इसे भी अंदर आने का कहकर आगे बढ़ गया। वो बेयकीनी से इसकी चौड़ी पुश्त पर नजरें जमाए खड़ी रही, फिर भागती ऊपर चली गई। शाम को छीनू इसे कई बार बुलाने, मगर वो नीचे नहीं उतरी। नहाने से पहले सर पर तेल ज़रूर लगवाना, बिल्कुल ही रूखे हो गए तुम्हारे बाल। अजरा बेगम ने इसे तौलिया कंधे पर रखे बाथरूम की तरफ जाते देखा तो कहा। साथ ही छीनू को आवाज़ देकर तेल की शीशी लाने का। अरसलान मोड़ा खींचकर चारपाई के करीब उनके पास ही बैठ गया। माहम कहाँ है? उसने तौलिया कंधों पर फैलाते हुए पूछा। ऊपर ही है। अजरा बेगम ने तेल उसके सर पर मलना शुरू किया। अरसलान, माहम आजकल बहुत परेशान है। महसूस तो मैंने भी किया है अम्मी, मेरा ख्याल है वो यहाँ सही से सेट नहीं हो पाई। हो सकता है, मैं सोच रही हूँ अब शुजात भाई से बात कर ही लूँ। तो चुप सा हो गया। अम्मी मेरा ख्याल है आप रहने दें। क्यों? आप देख तो रही हैं वो यहाँ खुश नहीं है। अरे अगर यहाँ खुश नहीं है तो तुम इसे शहर ले जाना। मुझे तो बस तुम लोगों की खुशी अजीज़ है। बस मैं जल्दी बात कर लूँगी भाई शुजात से, उन्होंने कतई लहजे में कहा तो झुंझला गया। कमाल करती हैं अम्मी आप भी। वो कोई गांव की पली बड़ी दब्बों से लड़की नहीं है जो चुपचाप इस खोंटे से बन जाए जिससे आप लोग चाहें। वो अपने फ़ैसले खुद कर सकती है। तो फिर क्या करूं मैं? इन्हें गुस्सा आ गया। अम्मी आप कुछ दिन इंतज़ार कर लें, पहले मैं उससे बात कर लूं। इसने कुछ सोचते हुए कहा। क्या बावले हो गए हो? भला ऐसा भी हुआ है कभी? उन्होंने इसके सर को ठहोका दिया। अम्मी आप, वो आपका ज़माना नहीं रहा। वो आज के दौर की बाशऊर लड़की है। अच्छा फिर अपने बाप और बीबी जान को ख़बर ना होने देना। उन्होंने कुछ सोचकर इजाज़त दी। तभी माहम आ गई। आओ माहम, अजरा बेगम ने प्यार से पुकारा। वो अरसलान को यकसर नज़रअंदाज करके उनके पास आ गई। अरसलान ने एक नज़र उसके मुज़म्मिल से चेहरे को देखा, तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गया। कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? क्यों आए थे हम इस देश में? सिर्फ दर्द के मोती समेटने। वो अपने घुटनों पर सर रखे रोए जाती। पापा का इसरार बढ़ता जा रहा था और एक दिन उन्होंने कहा कि वो टिकट भेज रहे हैं। वो सुनकर गुमसुम सी हो गई। हाँ तो ठीक ही है, किसके लिए रुकें? उसके लिए जो रगे जहाँ से भी ज़्यादा करीब है, मगर जलते हुए सूरज जैसा। छूना चाहें तो हाथ जल जाएं। काश। इसने दूर उड़ती कूंजों की कतार को देखा। काश मामा आप हमारे पास होती, हम आपको सब बताते, आपकी गोद में सर रखकर बहुत सर रोते, सब कुछ कह देते आपसे। हम क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं? यस। दरवाजे पर दस्तक के जवाब में इसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। माहम, अरसलान की आवाज़ पर उसने बेअख्तियार पलटना चाहा, मगर ख़ुद पर काबू पाकर यूं ही खिड़की से बाहर झांकती रही। माहम, उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि उसका दिल धड़क उठा। जी। वो मुंतज़िर थी, मगर जवाब एक गहरी चुप थी। आपको बीबी जान बुला रही हैं, बहुत आहिस्तगी से कहकर बाहर निकल गया। माहम ने मुड़कर बंद दरवाजे को देखा, फिर खिड़की के पट पर सर टिकाकर रो पड़ी। क्यों हो जाता हूँ मैं इतना कमज़ोर? क्यों नहीं कह सकता मैं उससे कि मेरी ज़िंदगी में खुशी का दूसरा नाम माहम है? माहम जो सरतापा हुस्न है, चांदनी से बना पैकर। मैंने उसका सदियों इंतज़ार किया है, मगर वो किसी दूर देश की शहज़ादी है जिसे आखिर लौट जाना है, और मैं डरता हूँ कहीं मैं उसके दर पर सदा लगाऊं तो वो मगरूर शहज़ादी मेरे कासाए दिल में इनकार के सिक्के डालकर चढ़ते सूरज की सरजमीन पर लौट ना जाए। और मुझे ठुकराए हुए और टूटे हुए अरसलान से डर लगता है। गुस्सा गुबार की तरह उसके दिमाग पर चढ़ा था। ताई अम्मा, हम वापस पापा के पास जा रहे हैं। उसने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को इस फैसले के लिए तैयार किया था। सब उसके अचानक फैसले पर शशदर रह गए। क्या हुआ पुत्र, दिल नहीं लगा? ताया जान ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा तो उसकी आंखें डुबडुबा गईं। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को इन नमकीन पानियों में डूबने से बचाया था। ठीक कहा ताया जान, हमारा वाकई यहाँ दिल नहीं लगा। उसने दानिस्ता खुद को अरसलान की तरफ देखने से रोका था। उसकी बात पर अरसलान की आंखें बुझ से गईं। हालांकि सारा फसाद इस दिल का ही तो है।
हम परसों यहाँ से शहर जाएंगे। उसने कतई लहजे में क्या और इन सब की तरफ देखे बगैर ऊपर चली गई। बीबी जान उसे मामा का सारा जेवर देने पर इसरार कर रही थी, जो अब तक उनके पास रखा हुआ था। नहीं बीबी जान, आप इन्हें अपने पास ही रखें, हमें इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मगर बेटी, ये सब तुम्हारी अमानत है। ताई अम्मा की आवाज़ बार बार भर्रा जाती। हसरत से उसका चेहरा तकती। शाम को उसे जाना था। बीबी जान और ताई अम्मा गाँव में किसी फौतगी में गई थी। वो न जाने क्या सोच कर अरसलान के कमरे में आ गई। माहम आप? वो इसे देखकर खड़ा हो गया। जी। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी कि वो इसके कमरे में क्या करने आई है। चुपचाप हाथ की उंगलियां मरोड़ती रही। हम जा रहे हैं। न जाने कैसे उसके मुंह से निकला था, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसे मालूम तो है कि हम जा रहे हैं। वो पछताने लगी। माहम भारी गंभीर आवाज़ पर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उसने कुछ कहने को लब खोले, सख्ती से लब भींच कर रुख मोड़ गया। नहीं अरसलान, अपनी बात खोने का क्या फ़ायदा। उसने ख़ुद को सर्जनिश की। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। बिला वजह मेज़ पर किताबें ठीक करने लगा। और कुछ? एक आखिरी उम्मीद के सहारे माहम ने पूछा। कह दो कि माहम रुक जाओ। माहम का दिल दुहाई दे रहा था। और कुछ नहीं। आप? माहम ने दोनों मुट्ठियां भींची। आप कभी कुछ कह ही नहीं सकते। उसने दांत पीस कर कहा और रास्ते में आई छोटी सी टेबल को ठोकर से पीछे करती बाहर निकल गई। और वो यूं ही खड़ा उसकी बात पर गौर करता रहा। बाजी जी, क्या कर रही हो? छीनू ने इसे अफरा तफरी में सामान समेटते देखकर परेशानी से पूछा। हम जा रहे हैं। उसने गुस्से में सब ठूंस ठांस कर जिप बंद की। बीबी जान को तो आने दें, या भाई जी को साथ ले लें। अकेली कैसे जाएंगी? छीनू ने दुहाई दी। भाई जी? वो दांत पीस कर उसकी तरफ मुड़ी। सुनो छीनू, हम जा रहे हैं। उसने एक झटके से बैग खींचा। और अपने उन भाई जी से कहना कि इन ज़मीनों और फसलों से ज़्यादा हम इंसान अहम होते हैं। इनसे बाहर निकल कर देखें। ज़िंदगी इनसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ का नाम है। वो ये कहकर बाहर निकल गई। छीनू हक्का बक्का खड़ी देखती रह गई। सरपट अरसलान के कमरे की तरफ दौड़ी। भाई जी? वो बाजी जी चली गई। कहाँ चली गई? एकदम सीधा हुआ। वो जी शहर चली गई। किसके साथ? वो जी अकेली चली गई। और पैदल। और भाई जी वो कहकर गई हैं कि अपने भाई जी से कहना कि अपनी ज़मीनों और फसलों से बाहर निकला करें। और नहीं जी, इसने माथे पर हाथ मारा। वो कहती थी कि इनसे ज़्यादा हम इंसान होते हैं और इन ज़मीनों और फसलों से ज़्यादा खूबसूरत होती है ज़िंदगी। वो तेज़ी से बाहर की तरफ लपका था। इतना लंबा सफ़र और तन्हा। इसने जूते की नोक से सड़क पर पड़े कंकर को ठोकर मारी। हम शायद आगाज़ में ही थक गए हैं। इसने बहुत दूर तक जाती तपती सड़क पर एक थकी हुई निगाह डाली। झूठ कहती थी शैला और ज़ेबा, समंदरों जैसी गहरी, बारिश के पहले कतरे जैसी पाकीज़ा। ऐसी होती है मोहब्बतें, अनापरस्त, खुदगर्ज। उसने भला कहाँ सीखा होगा हारना, मगर हम इसे हराना कब चाहते थे। बस एक बार कह देता, माँ हम रुक जाओ। हम रुक जाते, मगर कैसा मकसूद था ये। और वो बहुत कठोर था। माँ हम लंबे लंबे डग भरता उसके पास आया था। उसने आंखें झपक झपक कर आंसुओं को अंदर उतारा, मगर रुकी नहीं। माँ हम कहाँ जा रही हो? हाय रे मासूमियत, आपको क्या, कहीं भी जाएं। उसने बार बार सामने आने वाली लट को सख्ती से बैंड में उड़सा। अच्छा रुको तो, इतनी गर्मी है, मैं गाड़ी में छोड़ आता हूँ। दोनों हाथ सीने पर बांध कर एकदम सामने आ गया। उसे रुकना पड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एहसान मत करें हमारी ज़ात पर। उसने साइड से निकलना चाहा। यह एहसान तो नहीं। वो दोबारा सामने आ गया। रास्ता छोड़े मेरा। वो तिमतिमाते चेहरे के साथ बोली। तुम्हारा हर रास्ता तो मुझ तक आता है। उसकी आंखें बोल रही थी। हमारा और आपका रास्ता हमेशा से अलग है। वो चिढ़ कर बोली। चलो रास्ते अलग सही, मंजिल तो एक है ना। उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आ ठहरी थी। खुशफहमी है आपकी। उसने कतरा कर निकलना चाह, फिर सामने आ गया। आप चाहते क्या हैं? उससे गुस्सा आ गया। अब क्यों रोक रहा है? मोहतरमा आप अपना शोल्डर बैग घर भूल आई हैं। इसने अचानक कहा तो इसे याद आया कि सारी रकम तो इसी बैग में है। किराया दूं? उसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं लेना। साइड से निकल गई। तभी जूते का नाजुक सा स्ट्रैप निकल गया और इसने बाजू से थाम कर उसे गिरने से बचाया था। अब कैसे जाएंगी? इसकी मुस्कुराहट माहम को कुछ और चिढ़ा गई। हम अब भी जाएंगे, हट धर्मी से बोली। दोनों जूते उतार कर हाथ में पकड़ लिए। तपती ज़मीन पर पाँव रखते ही जैसे जान निकल गई, मगर जब्त कर गई। अच्छा चलो, ये स्लीपर पहन लो। उसने अपने पाँव से उतारे। खुदगर्ज, अनापरस्त, कठोर। ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती आंखों में दर आने वाला पानी सख्ती से पीछे धकेलती आगे बढ़ गई। मोहतरमा, ये इतने सारे खिताब देकर आप जा कहाँ रही हैं? दोबारा रास्ते में खड़ा था। ठीक है, मैं हूँ अनापरस्त, मगर मोहब्बतों में तो अना होती ही नहीं। किन मोहब्बतों की बात कर रहे हैं आप? वो तो नक कर बोली। वही जो मुझे तुमसे है। गंभीर आवाज़ का जादू। वो उसकी तरफ झोंकते हुए, उसकी भीगी आंखों में झांकते हुए धीरे से बोला।
वो बैग पटक कर दोनों हाथों में मुंह छुपा कर रो दी। ये सब आप घर में नहीं कह सकते थे, वो चीख कर बोली। हाँ कह तो सकता था, वो नदामत से सर खुजाता हुआ बोला, मगर मुझे खौफ आता था कहीं तुम इनकार ना कर दो। खुद ही मफरूज़े कायम करते रहे। उसने हाथ की पोस्ट से आंसू साफ किए। बस यार, देहाती सा बंदा हूँ, क्या करता, बस इजहार का तरीका ही नहीं सोचता था। तुम ये तो पहनो, देखो पाँव कैसे सुर्ख हो गए, आपके पाँव भी तो जलेंगे। स्लीपर पहनते पहनते मासूमियत से बोली। मोहतरमा, ये किसान के पाँव हैं, उसने सीने पर हाथ मारकर फखरिया लहजे में कहा। जलते सूरज ने भी ये मंजर बड़ी हैरानी से देखा था जब वो अपने नाजुक से पाँव में बड़े बड़े स्लीपर घसीटती जा रही थी, जिससे बार बार इसके पाँव बाहर निकल आते थे। और उसके साथ वो ऊंचा लंबा देहाती नौजवान अपने नंगे पांव धरती के सीने पर मजबूती से जमाए चला जा रहा था, और दोनों के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। ये नावल यहीं पर तमाम हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।